ओके, सो इन लिमिटेशन एक्ट फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, फॉलोड बाय देयर वाज अ फ्यू सेक्शंस व्हिच वी हैव कवर्ड, जिसमें हमने सेक्शन 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, एंड एक ओवरव्यू भी लिया था जिसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जैसे सेक्शन 18 तक हमने कवर भी किया था। जो जो सेक्शन हमने किए तो आप उस वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में इसको पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5। और ये सेक्शन जो 5 है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता ही है, और प्रीलिम्स के 3 और 4 में से कहीं से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं लिमिटेशन एक्ट जो है इट डिफाइंस द टाइम पीरियड विद इन विच कितने टाइम पीरियड में आपको कोर्ट में आ जाना चाहिए, बिकॉज द कोर्ट इज नॉट सिटिंग टू लिसन योर स्टेल डिमांड्स। आपकी बासी बातों को सुनने के लिए कोर्ट नहीं बैठा है। and we have done a very important maxim in that vigilante non domentibus। ठीक है, वो हमने एक मैक्सिम किया था जिसमें हमने देखा था आप जितना जल्दी हो सके कोर्ट में आइए। अगर आप को लॉ ये नहीं कहता अगर आपको 3 साल दिए तो आप 2 साल में आ जाइए, बट आपको 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इस पे कवर किया हुआ है। हम आगे चलेंगे सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स से हम अगर देखते हैं तो पहले सेक्शन 3 को ही करते हैं, और ये हमारा पार्ट 2 में कवर होता है। ठीक है, पार्ट टू में हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 3, 4 एंड 5। नाउ सेक्शन 3 जो डील करता है, अगर पार्ट 3 की हेडिंग पार्ट 2 की हेडिंग देखेंगे, वहां लिखा है लिमिटेशन द सूट, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एप्लीकेशन इंक्लूड्स व्हाट, पेटिशन बोल सकते हैं क्या? हिंदू लॉ में तो पेटिशन ही चलती है ना। ठीक है, तो एप्लीकेशन इंक्लूड पेटिशन एज वेल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? अगर आप बेरेट देखेंगे तो वहां लिखा है बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन। तो बार ऑफ लिमिटेशन दैट मीन्स कई चीजों को बार किया गया है, सूट को भी बार किया गया है। आप सूट फाइल नहीं कर सकते अगर आप बियॉन्ड द पीरियड विच हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट, इस एक्ट में जो दे रखा है उसके बाद अगर आप कोर्ट में आएंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखो 3 चीजें होती हैं, या तो सूट होता है, या अपील होगी, या एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये 3 चीजों के बारे में बात की थी। और जब हम भी सूट वर्ड यूज होगा तो सूट इंस्टीट्यूटेड वर्ड यूज हुआ है, सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड और एप्लीकेशन मेड, ये 3 वर्ड यूज हुए हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड जो हमारे स्केड्यूल में पीछे दे रखा है, ठीक है स्केड्यूल, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम जो सूट्स हैं, सूट्स फाइल करने का जो टाइम है या तो 3 साल है, ठीक है 1 साल भी दे रखा है, 2 साल भी है, मैक्सिमम केसेस का 3 साल है। लेकिन जैसे टॉर्ट्स वगैरह उसमें 1 साल भी है, और उसके बाद आप देखेंगे 12 साल भी है, 20 साल भी है, 30 साल भी है। तो ये जो सूट है आपको इस टाइम पीरियड में फाइल कर देना चाहिए, अलोंग विद दी सेक्शन। आगे के जो सेक्शन है 4 से लेकर 24 तक, जो सेक्शन के अंदर आपको एक टाइम पीरियड बताया उसको एक्सक्लूड किया जाता है। दैट मीन्स एक तो हमारे स्केड्यूल में प्रोवाइडेड है टाइम, अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिस्क्राइब पीरियड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज मेंशन इन द शेड्यूल। अगर आप पीछे देखेंगे बेरेट में टाइम पीरियड ही लिखा है ईयर्स में फॉर दी सूट्स, बट इन केस ऑफ अपील, अगर हम अपील की बात करें तो अपील या तो 30 दिन में होती है, या 60 दिन में होती है, 90 दिन में होती है, कहीं कहीं शायद 120 जगह, लेकिन वो स्पेशल लॉज में लिखा है लेकिन लिमिटेशन में नहीं है। ऐसे ही अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन 10 डेज, ठीक है 30 डेज, 60 डेज, ऐसे ही होगा। तो ये डेज में है ये दोनों चीजें।
ये दोनों चीजें हैं डेज में, और अगर हम बात करें ऊपर वाली चीजें जो सूट है वो है ईयर्स में। और इसी कारण से मैंने आपको बताया था, जब हम अगर सपोज हम कोर्ट में जाते हैं सूट फाइल करने, सूट इंस्टीट्यूट करने, और अगर हम 3 साल के बाद जा रहे हैं या 1 साल के बाद, 2 साल, 12, 20, 30, देन द कोर्ट विल नॉट लिसन यू, क्योंकि आप सो रहे थे, इतना लंबा समय दिया तब भी आप सो रहे थे, तो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू लिसन यू। और इन केस ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन, अगर हम इन दोनों चीज की बात करें, इन दोनों को भी कोर्ट मना कर सकता है, इन दोनों चीज को भी कोर्ट मना कर देगा कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन इट टू यू। हाउएवर कोर्ट में लिसन इट टू यू, कोर्ट आपको सुन भी सकता है, बट दैट वुड बी द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 5 कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो आपकी बात सुन लेगा अगर उचित लगा तो, बट only in the case of appeal and application, not in the case of suit, not in the case of suit. Why suit? Not in case of suit. Why suits? क्योंकि सूट में तो ऑलरेडी लंबा समय होता है, नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखो 3 साल, 1 साल, 12, ये कितना लंबा समय दे रखा है, तो इसमें भी नहीं आ पाए, आप कोर्ट में आ पाए, तो फिर आप कब अपने लिए कुछ करेंगे? तो court is not going to listen in the matter of the suits. However, in the case of application or appeals, court can listen it to you. Court can condone your delay. तो इसको हम बोलते हैं condonation of delay. कोर्ट आपकी बात बिल्कुल सुन लेगा, बट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? भाई आपको सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि मैं क्यों नहीं आ पाया विद इन द टाइम। That means sufficient cause. You have to show to the court that there was a reasonable ground. I'm not able to come before the court within a stipulated time. इतने समय में मैं नहीं आ पाया क्योंकि टाइम पीरियड कम है। अब अगर 10 दिन की बात करें, भाई 10 दिन में क्या पता वो इंसान का एक्सीडेंट हो गया हो, 10 दिन तो रिकवरी में मिनिमम लग ही जाएंगे ना। और उसको सूट, अब उसको एप्लीकेशन लगानी थी, 10 दिन में कौन सी एप्लीकेशन लगानी होती है? हाँ जी, समरी प्रोसीजर है ना, समरी प्रोसीजर। और आपने सुना भी होगा एक लीव टू डिफेंड भी सुना होगा, लीव टू डिफेंड सुना है? नहीं सुना है? ऑर्डर नंबर 37। भाई वहां पे भी लगानी होती है 10 दिन में। तो 10 दिन में आप एप्लीकेशन नहीं लगा पाए बिकॉज यू मेट विद एन एक्सीडेंट, somebody met with an accident, फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, तो there must be a sufficient cause and that's the reason that you are not able to file an appeal, क्योंकि अपील का समय कम है, एप्लीकेशन का समय कम है, तो आप नहीं फाइल कर पाए, तो कोर्ट में कंसीडर योर ग्रीवियंस। तो कोर्ट आपकी उस बात को ध्यान रखेगा, अगर कोर्ट को उचित लगेगा तो कोर्ट में ग्रांट, तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगा, बट दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यू कैन नॉट कंपेल द कोर्ट कि नहीं जनाब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं आता कैसे, आप चढ़ नहीं सकते कोर्ट के ऊपर। ठीक है, यू कैन नॉट आई मीन कंपेल द कोर्ट कि हाँ जी करिए ही करिए। तो कोर्ट को उचित लगेगा तो डेफिनेटली तो आपको अलाउ कर दी जाएगी। अब ये सफिशिएंट कॉज जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों से पता लगेगा कि कोर्ट अलाउ करे नहीं करे। सेक्शन 5 में 100% आपका मेंस का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए सेक्शन 5 पे मेरे पास बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने एक चीज देखी, सेक्शन 3 हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 3 से। तो सेक्शन 3 मना करता है कि बार ऑफ लिमिटेशन, दैट मीन सूट नहीं सुनेंगे, अपील नहीं सुनेंगे, एप्लीकेशन भी नहीं सुनी जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम था, आपने नहीं आया उस टाइम पे, तो हम नहीं सुनेंगे। ये सेक्शन 3 कहता है, बट इसका एक्सेप्शन भी है सेक्शन 5 जहां पे अपील और एप्लीकेशन को हम सुन लेंगे, बट वो डिपेंड होगा कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर में। ठीक है, तो एक बार हम सेक्शन 3 का बैरेक्ट देख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। बैरेक्ट एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर इसमें कुछ सारे केस लॉज भी होंगे, वो भी हम देख लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3।
और पेरेंट से क्वेश्चन आती है एमसीक्यू कई बार। ओके नाउ लिमिटेशन ऑफ सूट अपील्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24। 4 से लेकर 24 में जो लिखा है उसको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा भाई, एक बात बताओ, 3 साल हमने दिए हैं, सपोज कोर्ट एज पर द लिमिटेशन एक्ट 3 साल किसी चीज के लिए दिए कि भाई आप 3 साल में सूट फाइल कर देना, लेकिन 3 साल सपोज कीजिए वो खत्म हो रहे हैं किसी दिन संडे को, किसी दिन संडे को खत्म हो रहा है। अरे संडे को कोर्ट थोड़ी ना खुलती है, संडे को नहीं खुलती है कोर्ट, तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी उस दिन फाइल कर देंगे। भाई दिवाली की छुट्टी आ गई, ऐसे छुट्टी आ जाती है, उस दिन कोर्ट बंद है या कोर्ट में स्ट्राइक है, तो हम उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24 इनको इंक्लूड करके ही हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम एक टाइम पीरियड निकालेंगे विद इन विच वी हैव टू फाइल अ सूट। अगर आपने उन सबको काउंट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, कंप्यूटेशन करने के बाद, उसके बाद भी अगर आप टाइम खत्म होने के बाद कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, ठीक है, कोर्ट डिसमिस कर देगा। अब एक बार बैरेक पढ़ते हैं, और भी चीजें इसमें मैं बताऊंगा आपको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, वर्ड पे ध्यान रखना, सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। इसको अंडरलाइन कर लेना वर्ड को, प्रिस्क्राइब पीरियड। व्हाई एम फोकसिंग प्रिस्क्राइब पीरियड, मैं इसको अंडरलाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड लिखा है यहाँ पे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लिखा है। नाउ व्हाट इज प्रिस्क्राइब पीरियड, it's covering two things. First of all, period of limitation provided under schedule. Schedule मैंने आपको दिखाई थी ना पीछे जो है, जिसमें 3 साल, 6 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल, 10 दिन, वो सारा जो पीछे लिखा है उसमें कितनी है आर्टिकल्स हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी आर्टिकल्स। 137 137 आर्टिकल्स हैं। और मैं आप पहले ही लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कहां से कहां तक सूट कवर है, कहां से एप्लीकेशन कवर है, कहां से अपील कवर है, ठीक है। तो ये प्रिस्क्राइब पीरियड कैसे निकलेगा, पहले तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम स्केड्यूल से निकालेंगे, और उसके बाद सेक्शन 4 से लेकर 24 तक, क्योंकि जिस दिन हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे वो दिन एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड। और उसके बाद अगर आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, डिसमिस कर देगा आपके सूट को, अपील को भी या एप्लीकेशन को, चाहे ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। अब ये डिफेंस की जो बात आई है, डिफेंस मांगता कौन है, डिफेंडेंट कहता है ना। देखो बेसिकली प्लेंटिफ अगर 3 साल बाद भी कोर्ट में जाएगा, प्लेंटिफ 3 साल बाद भी कोर्ट में जाता है, प्लेंट लगाता है, तो प्लेंटिफ क्या कहेगा, प्लेंटिफ थोड़ी ना कहेगा ये लॉर्डशिप आई एम नॉट कमिंग विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। प्लेंटिफ क्या कभी कहेगा कि मैं प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद आ रहा हूं, वो तो अपनी बात छुपाएगा, ठीक है। बट ये क्या करेगा, अक्सर डिफेंडेंट कहेगा अपने WS में लिखेगा कि योर लॉर्डशिप दिस सूट मस्ट हैज बीन डिसमिस, शुड हैज डिसमिस किया जाना चाहिए। व्हाई, बिकॉज the plaintiff as filing a suit beyond the period of limitation and the beyond the prescribed period, कि वो within time period नहीं आया है, इसलिए इसको dismiss किया जाए। डिफेंडेंट अपने डिफेंस में ये बात लिखेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी लिख पाया तो भी it is a duty of the court to dismiss it। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, भाई क्या अपने टाइम पीरियड में आए हैं या नहीं आए हैं, नहीं आए तो अपने घर बैठिए, तो कोर्ट डिसमिस कर देगा। Are you getting my point? What I'm trying to say here, limitation has not been set up as a defense. Defense कौन मांगेगा, जनरली तो डिफेंडेंट मांगेगा ना। डिफेंडेंट अपने WS में लिखेगा कि भाई ये डिसमिस हो जाए, लेकिन उसने नहीं लिखा तो भी कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी, जी सर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नो सर। ओके,
लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अभी मैं इस पे लिखूंगा अभी प्रेस्क्राइब पीरियड, क्योंकि आपको अच्छे से क्लैरिटी भी पता होना चाहिए क्या प्रेस्क्राइब पीरियड होता है ना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाता है, सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 4 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन नंबर 26 दे आर डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है, बाय फाइलिंग अ प्लेंट। भाई आप दावा डालोगे तो प्लेंट भी तो फाइल करेंगे, प्लेंट फाइल करने को इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट बोलते हैं। तो इसमें तीन चीजें हैं, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा। पहली चीज ऑर्डिनरी केस, दूसरा है केस ऑफ पॉपर, एंड द थर्ड वन इज इन द केस क्लेमिंग अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ। तो पहला है ऑर्डिनरी केस, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर। जब हम प्लेंट फाइल करेंगे प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब एक बात बताओ, ये प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब कोर्ट है? फाइलिंग काउंटर। हाँ जी, ये फाइलिंग काउंटर है, क्योंकि कोर्ट के पास तो मैटर बाद में जाता है, पहले आप अगर फाइलिंग काउंटर पे टाइम पीरियड में पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली ये मान लिया जाएगा यू हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट विद इन द टाइम। ओके। और इन द केस ऑफ द पॉपर, अगर हम पॉपर की बात करें, पॉपर की बात करें, आपने पढ़ा होगा, अगर सीपीसी पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो पॉपर सूट आपने पढ़ा होगा ऑर्डर नंबर 33। 33। ऑर्डर नंबर 33 डील्स विद द इंडिजेंट सूट। वहां प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा है, वहां इंडिजेंट लिखा है। इंडिजेंट होता है निर्धन व्यक्ति। तो एक इंसान जो गरीब है, क्या उसे न्याय से वंचित कर दे क्या? हाँ जी। जो एक इंसान पॉपर है, जो गरीब है, तो क्या उसे कोर्ट में जाने का राइट नहीं है क्या? तो जो एक इंसान पॉपर है, तो हमारे कानून में एक प्रावधान है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप जानते होंगे आर्टिकल 39A, which deals with the nobody should be deprived to get justice because of the poverty or any other disability। कानून से कोई भी वंचित ना रह जाए किसी भी गरीबी निर्धनता की वजह से या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से। तो पॉपर सूट जो ऑर्डर नंबर 33 है, जहां पे पॉपर एक एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे लीव टू सू एज अ पॉपर अलाउ किया जाए। ठीक है। तो जब वो लीव टू सू फाइल कर देता है, एप्लीकेशन जैसे ही हो जाएगी, द पॉपर इज मेड, उसको मान लिया जाएगा कि हाँ जी एप्लीकेशन लग गई है, दैट मींस ही हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद इन द टाइम। ये सूट मान लिया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। जबकि वो एप्लीकेशन जब एडमिट हो जाएगी तब से वैसे वो अल्टीमेटली सूट इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन लगाना ही अपने आप में मान लिया जाएगा सूट इंस्टीट्यूट उसने कर दिया है। क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इज दैट क्लियर? थर्ड इज इन द केस ऑफ द क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी। जब हम किसी कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेंगे विच इज बीइंग वाइंड अप बाय द कोर्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा वाइंड अप बाय द कोर्ट ओनली। ठीक है। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, कि अब कंपनी का बिस्तर विस्तर सब लपेटिए, बांधिए, इसको वाइंड अप कीजिए। एंड व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो जैसे ही कंपनी के केस में वाइंड अप का जब प्रोसेस कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो जैसे अपना क्लेमनेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजता है, मान लिया जाएगा कि उसने विद इन द टाइम अपना एक्शन ले लिया है। ठीक है। इन द केस ऑफ कंपनी। एंड तो ये हमने तीन बात करी, सूट के मामले में तीन केसेस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी केस, पॉपर सूट एंड द अगेंस्ट द कंपनी। तो याद रखना ये तीन चीजें, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू बनता है। ऑर्डिनरी केस जब प्रॉपर ऑफिस, पॉपर के केस में जैसे ही उसने एप्लीकेशन लगाई है, एंड इन द केस ऑफ कंपनी जैसे ही क्लेमनेंट अपना क्लेम भेजता ऑफिशियल लिक्विडेटर को, मान लिया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूटेड विद इन द टाइम। नाउ बी, एनी क्लेम बाय सेट ऑफ। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दो अलग बातें हैं। अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 ऑनवर्ड्स ये डील करते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, देखो दो अलग अलग बातें हैं, कि सेट ऑफ एक है काउंटर क्लेम। सबसे पहले आप जो ध्यान रखना, एक तो प्लेंट होती है, मैंने दावा डाला, मैं प्लेंट फाइल करूंगा, मैं प्लेंटिव कहलाऊंगा, सामने वाला डिफेंडेंट कहलाएगा जो उसका रिप्लाई देगा, और जो रिप्लाई फाइल होता है उसको हम WS यानी रिटन स्टेटमेंट कहते हैं।
तो रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा ऐसा हो सकता है कि वो सेट ऑफ क्लेम कर रहा हो। अब सेट ऑफ क्या होता है, मैंने प्लेंटिफ ने क्लेम किया है कि मुझे बी से 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन बी भी कहता है कि जनाब मुझे इससे 50,000 रुपए भी चाहिए। तो अल्टीमेटली इनके बीच में क्या होगा, क्या लेनदारी देनदारी होगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेट ऑफ। दैट मीन्स जैसे ही बी ने कहा मुझे भी 50,000 रुपए चाहिए इससे, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में क्रक्स क्या निकल के आएगा कि हाँ अब प्लेंटिफ का जो क्लेम है दैट इज ऑफ ओनली ऑफ 50,000 रुपीज। तो उस प्रोसेस को हम सेट ऑफ बोलेंगे। तो सेट ऑफ जो है वो डिफेंडेंट क्लेम करेगा कि मैं सेट ऑफ करवाना चाहता हूं। सेट ऑफ जिस दिन से उसने कहा होगा, डिमांड की होगी, क्लेम किया होगा, सेट ऑफ हमेशा रिलेशन बैक होता है। दैट मीन्स फ्रॉम द डेट जिस दिन प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया है, जैसे ही डिफेंडेंट ने अपना सेट ऑफ किया है, तो उस डेट से मान लिया जाएगा जिस दिन से प्लेंट फाइल हुई होगी। बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है कि प्लेंटिफ कहता है मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, डिफेंडेंट कहता है नहीं जनाब बल्कि मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं इससे, या 2 लाख लेने हैं, 3 लाख लेने हैं। ठीक है, काउंटर क्लेम। लेकिन काउंटर क्लेम के केस में जो डेट होगी जिस दिन काउंटर क्लेम का को कोर्ट में किया है, वो डेट मानी जाएगी इंस्टीट्यूशन डेट। ठीक है, अब एक एक बार इनको पढ़ लेते हैं, और जो कई चीजें होंगी मैं इसमें लिखवाऊंगा भी, तो आप लिख लीजिएगा। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ में आई अभी मोटे तौर पर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है। वैसे हम इसको सीपीसी में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन लिमिटेशन एक्ट का ऑफ कोर्स ही बात है, सीपीसी से पूरा ही रिलेट करता है, एसआरए से रिलेट करेगा, हमारे जितने भी सब्सटैंटिव लॉज हैं उनसे रिलेट करता है। तो थोड़ा सा ज्ञान पता तो हो गई आप लोगों को। तो एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या सेट ऑफ और काउंटर क्लेम उसी का कंटिन्यूएशन होता है या सेपरेट सूट होता है। अगर आप देखेंगे, हमने मैंने प्लेन फाइल करी, आप क्या फाइल करेंगे, मैं आपके खिलाफ दावा डाल रहा हूं तो आप फाइल करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। कई बार ऐसा भी होता है रिटर्न स्टेटमेंट का जो रिप्लाई होता है वो प्लेंटिफ देता है, फिर रिटर्न जो प्लेंटिफ ने रिप्लाई दिया होगा उसका भी रिप्लाई डिफेंडेंट देता है। तो ऐसा होता है। तो इन सब चीजों को हम सीपीसी में पढ़ेंगे, वो रीजॉइंडर वगैरह होता है, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर जहां पे डिफेंडेंट ही क्लेम कर रहा है, या तो वो सेट ऑफ क्लेम करेगा या काउंटर क्लेम, इसको हम सेपरेट सूट मानेंगे। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, मान के चलेंगे कब इंस्टीट्यूट हुआ है। तो मैंने आपको बताया सेट ऑफ क्या होती है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन अप्लाई होता है। दैट मीन इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट, कौन सी डेट पे, कौन सी डेट, ऑन द सेम डेट एज द सूट, कौन से सूट की बात कर रहा है, इन विच द सेट ऑफ इज प्लेडेड। कौन सा सूट, जो हमने ओरिजिनल सूट प्लेंटिफ ने फाइल किया होगा, मान लिया जाएगा उस डेट से ही सेट ऑफ हो गया है। ठीक है, और बट इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट, जिस दिन डिफेंडेंट काउंटर क्लेम करेगा कोर्ट में, उस दिन से माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट में। अब आगे चलेंगे, तो एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ द मोशन इन द हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग आप देखेंगे, तो कोई भी हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है, दैट इज बाय फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। नोटिस ऑफ मोशन फाइल होता है। आप देखोगे अगर हाई कोर्ट की फाइलिंग देखो, एक कवर पेज सा होता है, उसमें आप एंट्री लिखते हैं, पार्टीज के नाम लिखते हैं, और उसमें ऊपर लिखा था नोटिस ऑफ मोशन। तो जैसे ही वो फाइलिंग काउंटर पे जाते हैं ना, वो पहला पेज आपका लगा होना चाहिए। तो उस मोमेंट पे जैसे ही आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा वो प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर कौन, फाइलिंग काउंटर। तो जैसे आपने वहां फाइलिंग कर दी, ऑब्जेक्शन देख दाग के, क्योंकि देखो हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं एप्लीकेशन लगाओगे तो, आप सूट जब इंस्टीट्यूट करोगे, कुछ भी चीज आप दावा डालोगे, तो हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। तो जिस दिन आपका वो पूरा प्रॉपर एडमिट हो जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ आपने कोर्ट में मामले एप्लीकेशन लगा दे। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, तो फाइलिंग काउंटर से रिजेक्ट हो रहा, तो इंस्टीट्यूटर नहीं होगा, क्योंकि भाई गलती तो आपकी है ना, ढंग से आई है हमारे सामने। समझ में आई ये बात है। सेक्शन 3,
अब सेक्शन 3 को समझने के लिए भी और हम डिटेल में चलेंगे, फिर इसके बाद हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वो आते तो सीपीसी से रिलेट हो गए, लेकिन मैं उसको आज यहीं पे कवर कर लूंगा कुछ बातों को। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन्स है, अगर विड्रॉवल, अगर कई बार क्या होता है, हमने सूट फाइल किया, कोर्ट ने कहा भाई विड्रॉ कर लीजिए इसको, तो विड्रॉ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट करते हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो क्या वो सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा विद इन द टाइम और नॉट? तो कुछ बारीकियां हैं, वो भी हम आगे चल के इसमें देखेंगे, और वहां से एमसीक्यू की क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, आई होप बैरक तो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ठीक है। देखो पहली चीज, यहाँ सेक्शन 3 में एक बात लिखी है, सेक्शन 3 में आपने पढ़ा है बार। पहले मुझे आप एक ये बात बताइए, क्या ये जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है, क्या ये एग्जॉस्टिव है या नहीं? इट इज एग्जॉस्टिव कोड, आई मीन कौन नहीं एक्ट। एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि जो पीरियड दे रखा है ना, आपको उस पीरियड में आना ही पड़ेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कैन कोर्ट एक्सटेंड दिस? क्या 3 की जगह 4 कर दे कोर्ट, 4 साल में आ जाए, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, चलता है इतना, ऐसा कोर्ट कर सकती है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकती है। कोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती है, तो कोर्ट इज बाउंड। ठीक है, जो पीछे लिखा है ना लिमिटेशन, ये कानून है, तो कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकती उससे। ओके, बट हाँ, जहां पे कोर्ट को डिस्क्रिशन लेजिस्लेचर ने ही दी है डिस्क्रिशनरी पावर, वहां कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी है, नॉट इन द केस ऑफ सूट, सूट के मामलों में नहीं कर सकती, ओनली इन द केस ऑफ एप्लीकेशन एंड अपील्स। अच्छा एक बात बताइए यामिनी, यू वर नॉट देयर इन द क्लास, कि रिट का टाइम पीरियड कितना होता है? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिट्स? सर रिट पर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होता है। हाँ जी, रिट पे लेचिस अप्लाई होता है। यू चलिए। हैव टू कम बिफोर द कोर्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, जितना जल्दी हो आ जाइए। ठीक है, और रिट की बात करें तो कहाँ फाइल होगी? या तो हाई कोर्ट में होगी, या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, अंडर आर्टिकल 32 हो सकती है, या 226। ठीक है, तो आपको विजिलेंट रहना है, जो इंसान सो रहा है उसकी कोर्ट भी हेल्प नहीं करता। ओके, तो यहाँ मैंने जो बार वर्ड लिखा है, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा सेक्शन 9 से सीपीसी के। भाई सिविल कोर्ट जो बैठी हैं, वो किस लिए बैठी हैं? एडजुडिकेशन के लिए तो बैठी हैं। सिविल कोर्ट जो बैठी हैं, जो इतनी सारी कोर्ट्स हैं हमारी, वो हमारे लिए बैठी हैं। लेकिन हम टाइम पे पहुंच जाएं, तो कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट्स, कोर्ट जो है हमारी सिविल कोर्ट जो है, वो सारे सूट सुनेगी, बशर्ते कि आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन या प्रिस्क्राइब पीरियड में आ जाएं कोर्ट में। कोर्ट टू hear all the matters of the civil suit unless, हाँ जी, unless it is expressly, और इम्प्लाइडली बार्ड। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का भी है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। भाई अगर बार्ड है ना, तो आप नहीं जा सकते। अरे ये बार्ड है कहां पर? एक्सप्रेसली कहां बार्ड है? दैट इज लिमिटेशन एक्ट। हाँ जी, सर इट कैन बी सीपीसी इटसेल्फ और अदर लॉज आल्सो। बिल्कुल, देखो सीपीसी हो या अदर लॉज हो, लिमिटेशन हो, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली बार्ड ही है। ठीक है, तो अगर बार्ड है तो आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, फिर कोर्ट खुद ही मना कर देगा, भाई अपनी हम सुनेंगे क्योंकि आप सो रहे थे, आपको ऑलरेडी टाइम दे रखा ना। और सूट में तो काफी लंबा समय दिया जाता है, भाई सूट में तो ईयर्स में है ना। भाई एक बार बताओ, क्या आपने कोई ऐसा सूट सुना है कि आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 6 महीने हो? इज देयर एनी सूट? हाँ जी, विच यू हैव टू फाइल विद इन 6 मंथ और विद इन अ मंथ, कोई ऐसा सूट है क्या? अरे कोई सूट नहीं है ऐसा। हाँ जी, तो एसआरए का था ना 6 वाला, 6 वाला। हाँ सारे है सेक्शन 6 में, फॉर द डिस्पोजिशन, डिस्पोजेस कर दिया तो आपको फाइल करना। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? अरे इसमें तो सिर्फ कब्जा ही तो दिलाते हैं, टाइटल तो डिस्कस नहीं होता ना।
आप देखोगे सूट फाइल करने का टाइम है ना ज्यादा होता है, तो इसलिए सेक्शन 5 में सूट कवर नहीं, इसलिए एप्लीकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 3 बार, सेक्शन 9 सीपीसी, कोर्ट सारे मामले सुनेगी बशर्ते आप टाइम पे आए हो, until unless it is expressly or impliedly barred, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। अब कुछ चीजें हैं, उनके पॉइंट्स को आप लिखते चलेंगे मेरे साथ। few important points you have to keep in mind while reading section 3, section 3 को कवर करते हुए। सेक्शन 3 जो है सब्जेक्ट टू है हमारा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24। क्या लिखा हुआ है? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है? इसमें हम क्या कवर करेंगे? पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस कंप्यूटेशन। और ये कंप्यूटेशन कहां से निकलेगा? सेक्शन 4 से 24 तक जो भी दे रखा है उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। और पर्टिकुलरली 12, 13, 14, 15 इन सब सेक्शन को ध्यान रखने के बाद हम उन चीजों को निकाल लेंगे। ठीक है, कि असलियत में टाइम पीरियड क्या है, कि कितने टाइम पीरियड में हमें कोर्ट में चला जाना चाहिए था। ओके, और इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। अभी हम कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, वो आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which you have to keep in mind while considering section 3. The first one is, so if the suit is time barred, suit is time barred, अगर सूट टाइम बार्ड है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट डिसमिस करेगी सूट। इफ इट इज अ टाइम बार्ड, टाइम बीत चुका है, तो कोर्ट हैज टू डिसमिस इट। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कर्तव्य है। कोर्ट ये नहीं कि भाई यहाँ 3 साल 4 साल में आ जाना, कोई बात नहीं। कोर्ट कैन नॉट डू दैट। ठीक है, चाहे पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफेंस में लिखा हो या ना हो, चाहे पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट किया हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, whether it is pleaded or not, court has to consider it. That means क्या कोर्ट सुमोटो एक्शन ले सकती है? हाँ जी, Yes. बिल्कुल लेगी। आंसर ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, क्या कोर्ट सुमोटो किसी प्लेंट को जो 3 साल बाद फाइल की गई है, आई मीन पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद, क्या कोर्ट उसको डिसमिस करेगी? द आंसर इज यस। अगर आगे चले, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? अच्छा, बेसिक बात क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ की? एविडेंस तो आप पढ़ के आए हैं। व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं, तो अगर कोई ग्रीवियंस लेके आए, तो यू हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट दैट इज माय ग्रीवियंस। सो बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होता है whosoever is alleging। और अगर वो कोर्ट को विश्वास नहीं दिला पाएगा तो केस उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो दैट इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ। एंड इन दिस केस सेक्शन 3 की हम बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली प्लेंटिफ पे, इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्लेंटिफ पे ही है। प्लेंटिफ को क्या कहना है? योर लॉर्डशिप, आई एम कमिंग बिफोर दिस कोर्ट, you have the jurisdiction, this court having a jurisdiction, and I'm coming within the period of limitation, or I'm coming within the prescribed period of limitation। ठीक है, मैं within time आ रहा हूं, within time। बट इन केस अगर ये विदिन टाइम नहीं है, बियॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं डिफेंडेंट ये तो कह सकता है कि लॉर्डशिप ये इनका टाइम खत्म हो चुका है, टाइम एक्सपायर्ड। अच्छा, डिफेंडेंट ये कह रहा है जनाब इनका टाइम खत्म हो चुका है, 3 साल बीत चुके हैं, व्हाई इज कमिंग बिफोर द कोर्ट, हिम आई मीन द प्लेंट मस्ट बी डिसमिस्ड। और कोर्ट कह रहा है नहीं 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 कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, हमें न्याय करना है। तो कोर्ट का जो एक्शन होगा ये जस्टिफाइड है या नहीं है? हाँ जी, बताइए जल्दी, कम ऑन। सर सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 6 में एक प्रोविजन दिया है जहां पर कि इन केस ऑफ सूट आल्सो द डिले कैन बी कंडोन्ड। तो ओके, चलो आप बताइए। तो उस हिसाब से
ये कंडोन किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा भाई? सूट अगर उसने फाइल करा 3 साल बाद, ठीक है, चलो 3.5 ले लेते हैं। मैं अभी आपको टेक्निकलिटीज भी बताऊंगा। पहली चीज एक ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी और एनी अदर रीजन nobody should be deprived to get justice। न्याय से कोई वंचित ना रह जाए बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटीज होंगी। और लिमिटेशन एक टेक्निकल लॉ है, टाइम बताता है ना, टाइम पीरियड काउंट करना, तो न्याय से वंचित ना हो जाए। लेकिन कोर्ट विल डिसमिस इट। अगर आपको 3 साल में आना था, आप नहीं आए, तो कोर्ट विल डिसमिस इट बिकॉज द कोर्ट इज नॉट लिसनिंग योर स्टेल डिमांड्स। आपकी बासी बातों को सुनने के लिए कोर्ट नहीं बैठा है, कोर्ट मना कर दे। और आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको अभी आगे चलेंगे ना, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कब कोर्ट ऐसा कर सकता है, ठीक है? वो कोर्ट कब कर सकता है? अगर कोर्ट ने ही खुद टाइम दिया है, अमेंड करके आप ले आइए, ठीक है, तो अमेंडमेंट के सिचुएशन में कोर्ट अलाउ करेगा। बट अमेंडमेंट करने के बाद अगर आपने अमेंडमेंट नहीं करी उस टाइम पीरियड में, तो कोर्ट आपको फिर डिसमिस कर देगा प्लेंट। आई गिव यू द एग्जांपल्स। वही चीजें टेक्निकल है, वही समझना है इसका। ओके, और क्या हो सकता है इसमें? क्या ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है, ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कैन इट बी एक्सटेंडेड? कैन इट बी एक्सटेंडेड बाय द पार्टीज? No. No, sir. Can it be waived off the parties? No, sir. No. Neither it can be extended nor waived off भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। भाई एक बार बताओ, दोनों ने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 3 years. व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ 3 मनी? years. 3 years. हाँ जी, तो बेसिक 3 साल है। कई चीजों का तो 3 साल है, लगभग ऑलमोस्ट 58 तक 3 साल ही। अकाउंट्स, बहुत सारी चीजें, 8-10 चीजें हैं, वो देखेंगे हम। तो इनमें 3 साल है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट में हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं यार एक काम करेंगे, लिखा तो लिमिटेशन में 3 साल, एक काम करें इसको 4 साल कर देते हैं? इज दैट पॉसिबल? No, sir. No, Section 28 of Indian Contract Act prohibits it. हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। ये आपके घर की वो नहीं है, जो मन करे कानून को बदलाव कर दो। ऑफ कोर्स ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट आपकी खुद की मर्जी से होता है, बट कानून तो कानून है, यू कैन नॉट चेंज द लॉ। ओके, नहीं तो फिर कल आपको कहोगे सर हम दोनों को ओपीएम खरीदने बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, तो कानून को क्या लेना देना? तो लॉ इज ऑलवेज व्हाटएवर यू विल डू, यू हैव टू गवर्न बाय द लॉज, यू विल बी गवर्न बाय द लॉज, ठीक है? तो ना ही कोई पार्टी अपनी कंसेंट या एग्रीमेंट कर सकती है फॉर द अल्टरेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अच्छा, ये जो लिमिटेशन पीरियड है, क्या ये इंडिविजुअल हम जैसे लोगों के लिए बना है या सरकार के लिए भी बना है? हाँ जी, अगर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना है हमारे खिलाफ, तो इट हैज टू बी विद इन द सर्टेन पीरियड और नॉट? Yes, sir. It is for both, for government and for individuals as well. But sir, government को थोड़ी अलग पीरियड थोड़ा ऑफ liberal. लिमिटेशन है, अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कई जगह पे, जी. ठीक है। बट अल्टीमेटली हमारे को ये समझना है क्या ये इंडिविजुअल हम लोगों के लिए है, या गवर्नमेंट को भी एक्शन विद इन द टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को भी विद इन टाइम पीरियड एक्शन लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई, टाइम पीरियड में नहीं आई, तो भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा करके बैठ गया है, सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा करके बैठ गया और गवर्नमेंट ने उसको अनइंटरप्टेड कितने सालों तक रहने दिया, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। 30. तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट को भी तो गवर्न कर रहा है एक्ट। भैया आप नहीं, सॉरी 30 इयर्स लिखना है, Years. तो 30 इयर्स तक अगर आपने कुछ नहीं करा, तो यानी लिमिटेशन एक्ट आपको भी तो रोक रहा है ना, गवर्नमेंट को भी, ठीक है। ओके, और एक चीज और बताइए कि यह जो लिमिटेशन एक्ट है किस पे अप्लाई होता है? ये कोर्ट्स पे अप्लाई होता है या क्वासी जुडिशियल बॉडी पे भी अप्लाई होता है? The courts. इट्स अप्लाई ओनली टू द कोर्ट्स, नॉट टू क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है वो अपना ही खुद का लिमिटेशन पीरियड उस पर्टिकुलर एक्ट में दिया हो सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है।
Why I'm saying कि quasi judicial body limitation period में govern नहीं होंगे, क्योंकि they have to follow the principle of natural justice. नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है इनको. इवन इनको ये भी कहा जाता है, आप सब जानते ही हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी लाइक ट्राइब्यूनल्स, इनको ये कहा गया है कि आप अपना खुद का लॉ बना लीजिए, रूल्स रेगुलेशन जो भी आप बनाना है, बट वो आर्बिट्ररीली नहीं बना होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए. ठीक है, और इसलिए इनको नेचुरल जस्टिस का पावर दिया गया है. इनको ये भी कहा आप सीपीसी फॉलो करो ना करो चलेगा, लेकिन जहां इनको ये पावर है कि दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट. अगर कोई समन इशू करते हैं, ठीक है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन अगर करवाते हैं तो सिविल कोर्ट की पावर होती है, लेकिन दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द एविडेंस और सीआरपीसी. ये फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, ठीक है, तो ये है हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखना है. इनको लिख लिए होंगे आप लोगों ने. हाँ जी, सर एक मिनट. एक लीडिंग केस रहा था, उसमें ये कहा गया था, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू चेक whether the plaint has been filed within the limitation period or not, and if it is not, even though it is not defended by the defendant, चाहे डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट ना भी किया हो, तो कोर्ट की ड्यूटी है उसको रिजेक्ट करना. ठीक है, तो केस का नाम था, लिख लीजिए आप, रिचर्ड जेसन वर्सेस पद्मनाभन. यही लिख लेते हैं, रिचर्ड जेसन. केस लॉज में इतने सारे हैं ना, तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कुछ केसेस को तो आप भूलना मत. जैसे यही केस है रिचर्ड जेसन वर्सेस, क्योंकि पुराना केस है, यहीं से बेस बनता है, पद्मनाभन. ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1957. अब ये क्या है, इस केस में क्या कहा गया है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इज अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 3 कि कोर्ट क्या करेगा, it is a duty of the court under section 3 and that the limitation act is exhaustive. limitation act जो है अपने आप में exhaustive है, exhaustive यानी अपने आप में complete है and conclusive भी है. तो कोर्ट इसके beyond नहीं जा सकता. whatever has been period has been prescribed, court cannot go beyond this period. ठीक है, कोर्ट के पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है कि वो इसको जब मर्जी बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दे. और ये कोर्ट की ड्यूटी भी बनती है टू डिसमिस इवन इट इज नॉट प्लेडेड इन इट्स डिफेंस. ठीक है, ड्यूटी टू डिसमिस इफ बियॉन्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इफ बियॉन्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन. ठीक है, लिख लेना, थोड़ा सा जगह की कमी थी. आगे चलते हैं. आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को. हाँ जी, अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो ध्यान रखना. जैसे हम ऑलरेडी पढ़ तो चुके हैं, सूट कब इंस्टीट्यूट होगा. सेक्शन 3 में हमने ये जाना कि सूट कब इंस्टीट्यूट होता है. कब कब इंस्टीट्यूट होता है सूट. अगर हम सेक्शन 3 में हमने देखा 2 का ए, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी सूट की. सूट इज इंस्टीट्यूटेड कब, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी केस, पॉसी लिख रहा हूं मैं. ठीक है, इसको ऑर्डिनरी केस में जिस दिन आपका प्लेंट फाइल हुई प्रॉपर कोर्ट में, प्लेंट प्रॉपर कोर्ट में जब फाइल हुई, प्रॉपर ऑफिसर इन द सेंस. and the B1 is when in the case of pauper, जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं. and the C
in the case of company, when it is been complaint has been made to the official liquidator. ठीक है, एंड देन आगे हम देखेंगे सेक्शन 3(2) का बी, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेट ऑफ की एंड काउंटर क्लेम की। दोनों क्या होंगे, ये सेपरेट सूट कहलाएंगे। दे विल बी, ये सेपरेट। अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाया करो, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जिसके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना, क्विक रिवीजन में बहुत फायदा मिलता है। प्रीलिम से 2 दिन पहले पढ़ लोगे ना तो चीजें छूटेंगी नहीं। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सेपरेट सूट होता है। सेट ऑफ के केस में अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ के केस में सेट ऑफ कौन सी डेट से माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डे। सेम डे, सेम डे का मतलब यहाँ क्या हुआ? एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ स्प्लिटेड, यानी इसको हम बोलते हैं रिलेशन बैक हो जाएगा। ठीक है, पिछली डेट से। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम, जिस दिन काउंटर claim is made in the court, claim made in court. And the third one is C, 2C, नोटिस ऑफ मोशन। जिस दिन आपने नोटिस ऑफ मोशन लगाया, कहाँ पे? हाई कोर्ट की बात कर रहा है। हाई कोर्ट में कहा, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि प्लेंट लेके सीधे हम जज साहब के, जस्टिस के पास चले जाएंगे। अरे फाइलिंग काउंटर बने हुए, वहां लगाना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर, ये हाँ, यहाँ से आपका 100% एमसी का क्वेश्चन आता है इन तीनों ABC, तो आप ये ध्यान रखना। सेट ऑफ का तो जरूर ध्यान रख लेना, और काउंटर क्लेम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अब हम इसमें वो चीज देख लेते हैं, सूट व्हेन इंस्टीट्यूटेड। अब इसमें कुछ चीजें हैं। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछूंगा, आप मुझे बताना कि सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा नहीं माना जाएगा। मानो सपोज कीजिए आज 1 जनवरी है 2021। भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसा लिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसा लिया है, सपोज करो 1 लाख रुपीज लिया था, और इसको 15 दिन बाद वापस देना था। तो 1 तारीख को अगर पैसा लिया तो 15 दिन खत्म कब हो रहे हैं? मानो 15 जनवरी को वापस देना था पैसा, बट इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, इस दिन इन्होंने नहीं दिया। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी को कोर्ट में कौन सी डेट तक चले जाना चाहिए था फॉर द रिकवरी ऑफ मनी? 16th। हाँ जी, आगे बताइए। जैन। 3 साल हो गए ना, 3 साल कब होंगे? 24 में। मुझे ये बताइए, इस डेट से काउंट होगा, इस डेट से काउंट होगा? 15 से काउंट होगा या 1 तारीख से काउंट होगा? नहीं, 1 तारीख से होगा ना। 1 तारीख से होगा। ओके, एनीबडी एल्स? सर एक बार फैक्ट से दोबारा बताएंगे? भाई मिस्टर ए ने बी से लोन लिया 1 लाख रुपए का। मिस्टर ए ने बी से पैसा लिया 1 लाख रुपए का। अब इन्होंने कहा भाई मैं 15 तारीख को वापस दे दूंगा। 1 तारीख को लोन लिया, 15 तारीख को वापस, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न करना। रिटर्न डेट ये थी। लेकिन हुआ क्या, मिस्टर जब बी ए के पास पहुंचे, भैया पैसे दो, डेट आ गई, इन्होंने मना कर दिया। ए ने मना कर दिया। तो बी जो है कोर्ट में कौन सी डेट से कब तक का उनका पीरियड ऑफ टाइम है कि वो इतने दिन में सूट को इंस्टीट्यूट कर ले? बताइए जल्दी प्रमाण। तो 15 से। 15 से काउंट होगा ना, लेकिन Yes. 15 क्या काउंट होती है डेट? नो सर, नेक्स्ट। ये डेट नहीं होती है काउंट, 16 से काउंट होगा। ठीक है, 16 से कितना टाइम पीरियड? 3 इयर्स काउंट होंगे। ठीक है, ये आपके 3 इयर्स काउंट होंगे। तो ये पढ़ेंगे आपके कब? 15 तारीख को पढ़ेंगे ना। ये होगा ना पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये है भाई, क्योंकि ये रिकवरी का मामला है, पैसों का मामला है, तो 3 साल दे रखा है ना हमारे शेड्यूल में।
यस सर। लेकिन एक बात बताओ भाई, 15 जनवरी 2024 को तो संडे है, तो क्या होगा? नेक्स्ट डे और अगले 16, दिन, और अगले दिन दिवाली है, मंडे को दिवाली है। देन 17th। और उसके बाद क्या आता है? भैया दूज आता है ना। Yes, sir. अरे कुछ Govardhan. तो आता है ना दिवाली के Whenever बाद। the court opens then. हाँ जी, तो जब कोर्ट ओपन होगी उस दिन आपको सूट फाइल करने का राइट होगा। चलो मान के चलते हैं भाई, कोर्ट, ये तो हमारा 15 जनवरी को संडे पड़ गया, 16 की दिवाली थी, 17 को भी सरकारी छुट्टी थी, और 18 को कोर्ट ओपन होता है। 18 जनवरी 2024 को कोर्ट ओपन होता है, लेकिन इस दिन कोर्ट में फायरिंग हो गई। अभी हुआ ना रोहिणी कोर्ट में इतना बड़ा बवाल। Yes, sir. 1 घंटे कोर्ट चली, सुबह सुबह फायरिंग हो गई, कोर्ट बंद करनी पड़ी, कोर्ट को क्लोज कर दिया। भाई सेफ्टी पहले है ना। अब बता दीजिए, इस दिन फाइल करेंगे या किस दिन फाइल करेंगे? सर नेक्स्ट डे, क्योंकि ये जो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन ऐसा डीम किया जाएगा कि कोर्ट इज क्लोज फॉर द होल डे। हाँ जी, चाहे 1 घंटा क्या आधे घंटे के लिए भी कोर्ट बंद थी तो मान लिया जाएगा नेक्स्ट डे फाइल होगी। ठीक है, नेक्स्ट डे फाइल होगी फिर। ठीक है, समझ में आ गया? सर ये वाला जो पीरियड आपने बताया 16 to 15, इसको कैसे काउंट करते हैं? ये तो पीछे लिखा है ना, ये मैं बताऊंगा अभी, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो पहला दिन एक्सक्लूड होता है, ये तो हमारे सेक्शंस में लिखा है ना आगे के। कौन से सेक्शन में लिखा है भाई? ये तो काउंट नहीं होगा ना 15 तारीख, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। 12। हाँ जी, 12 के अंदर लिखा है, 12 में ही लिखा है, बल्कि ये सारे हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 15 तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन बहुत मतलब इजी भी है, समझ में आ जाए तो इजी होती है चीजें, तो इजी ही है वैसे। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक दिन एक्सक्लूड हो ही जाता है, तो ये 16 से काउंट होगा 15 तक, तो इस दिन बैठ रहे ना हमारा आखिरी दिन। अब लेकिन आखिरी दिन छुट्टी है। अच्छा एक बात बताओ, कोर्ट क्या आपसे कह सकती है भाई साहब एक बात बताओ, 14 तारीख को क्यों नहीं है? मैं नहीं सुनता आपकी बात। No, sir. कोर्ट नहीं कह सकती भाई, मेरे पास टाइम पीरियड ना 3 साल, मैं आ तो गया ना टाइम पीरियड में। लेकिन एक बात अब मुझे बताइए, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं पहुंचा जिस दिन, कोर्ट किस दिन खुली? 15 को तो भाई साहब ये था, छुट्टी थी। 16 को दिवाली, 17 को भी छुट्टी थी। 18 को कोर्ट ओपन हुआ, 18 को फायरिंग हो गई। मैं जाता हूँ 19 तारीख को कोर्ट में, 19 जनवरी 2024 फाइलिंग करता हूँ, काउंटर पे जाता हूँ, फाइलिंग कर रहा हूँ, काउंटर पे मेरी फाइल गई और वहां देखा भाई साहब आपने तो स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई ढंग से, अनस्टैम्प्ड है या अंडर स्टैम्प्ड है। भाई कोर्ट आपकी बात ऐसे सुन लेगा क्या? स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती क्या? अरे स्टैंप ड्यूटी लगाओगे नहीं लगाओगे, या फ्री में चले जाएंगे कोर्ट में? सर लगेगी। लेकिन आपकी स्टैंप ड्यूटी ठीक नहीं थी, फिर क्या होगा? वो सर आपको रिटर्न, रिटर्न आपका ये रिजेक्ट डिसमिस होगा, क्या होगा ये? रिटर्न। रिटर्न रिटर्न हो होगा। जाएगी, स्टैंप सही नहीं नहीं, करके लाए? रिजेक्शन सर, रिजेक्शन हो जाएगी अंडर 711। ठीक है, देखो अब एक चीज ध्यान सुनना। ठीक है आपका आंसर। अरे एक बात बताओ, अगर आप टाइम पे आते तभी तो ऑप्शन दिया जाता भाई स्टैंप ड्यूटी सही करके लाओ। लेकिन आप आई टाइम के बाद रहे हो, तब भी डिफॉल्ट में आ रहे हो, तो कोर्ट नहीं सुनेगी आपकी बात, आपको रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा, आप जाइए भाड़ में, आप सो रहे थे। ठीक है, लेकिन आप 19, अगर सपोज करो 19 के बाद अगर आप 20 तारीख को आते हैं तो बिल्कुल मना हो जाएगा, आपको कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन 19 तो विद इन टाइम था ना भाई, 19 तो विद इन टाइम था, आप विद इन टाइम पहुंच गए। ठीक है, आप विद इन टाइम अगर पहुंच गए हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है तो कोर्ट अलाउ कर सकती है आपको कि भाई स्टैम्प सही करके लाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है स्टैम्प पेपर सही करके लाइए, क्योंकि ऐसा ना हो आप कोर्ट को पागल ना बना रहे हो जानबूझकर। क्यों? क्योंकि आपने भाई जिसमें स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी 1 लाख रुपए की, आप लगा रहे 1,000 रुपए की, ताकि कोर्ट इंस्टीट्यूट शूट हो जाए बस। तो आप बिल्कुल सही नियत से कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली कोर्ट आपको कहेगा भाई ठीक है स्टैम्प सही करके ले आएंगे। कोर्ट आपको टाइम देगा, आप कोर्ट ने आपको टाइम दे दिया, आप अगर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आए हैं तो कोर्ट ने अगर आपको टाइम दिया चीजों को सही करने का, अगर आप उस टाइम पीरियड में ठीक कर लेते हैं तो ठीक है। सपोज कीजिए, मान के चलिए कोर्ट ने आपको कहा भाई
10 दिन में सही करके लाइए चीजें, या 10 दिन में आप अपनी प्लेंट को अमेंड करके ले आइए, ठीक है, अमेंड करके ले आइए 10 दिन में। आप आ रहे हैं 15 दिन बाद, तो आप मुझे बताइए क्या ये आर यू विद इन द लिमिटेशन पीरियड? नो। अब आप नहीं है, अब आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं है, अब आप घर बैठिए, ठीक है। तो कोर्ट अगर आप विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कोर्ट में आ गए हैं और कोर्ट कहता है भाई एक काम कीजिए अमेंड कर लाइए, तो कोर्ट ने कहा है ना, बशर्ते है जब आप कोर्ट के पास जा रहे हैं वो विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए। अगर पीरियड के बाद अगर आप पहुंचे हैं कोर्ट में तो कोर्ट आपको नहीं सुनेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी। यस सर। लेकिन अगर कोर्ट ने टाइम दे दिया है, अब विद इन द टाइम, अब 8वें दिन ही आप कोर्ट में अमेंड करके ले आए, तो कोर्ट 8वें दिन ही आप सब चीजें ठीक करके ले आए, तो कोर्ट आपको कहेगा हाँ आप विद इन द टाइम पीरियड है। बट अगर आप 10 के बाद 15वें दिन आ रहे तो 5 दिन कहाँ थे आप? वाई यू हैव नॉट फाइल्ड विद इन द 10 days? मैंने 10 दिन ही तो कहा था, तो ये मान लिया जाएगा ये बार्ड हो गया है, दिस इज बार्ड नाउ। इज दैट क्लियर? तो सर वो नया फ्रेश सूट नहीं फाइल कर पाएगा सर? अब फ्रेश सूट की भी बात सुन लीजिए। फ्रेश सूट होता है दो चीजों से, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट ने अगर एक बार डिसमिस कर दिया है ना, पहली चीज ध्यान सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रॉवल, विड्रॉवल ऑफ सूट, चाहे ये विद हो या विदाउट हो, चाहे विद हो या विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, विड्रॉवल जो होता है ना, इट हैज टू बी विद इन द पीरियड ऑफ, क्या लिखने वाला हूं, लिमिटेशन के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप, अरे एक बात बताओ, मैंने भी आपको एक बात बोली, क्या कोर्ट टाइम पीरियड बढ़ा सकती है? 3 को 4 साल कर देगी क्या? कर देगी क्या? नहीं कर सकती। तो चाहे विद हो या विदाउट परमिशन हो, आपको 3 साल के अंदर ही विड्रॉल कर सकते हैं आप, विद इन 3 years ओनली, विद इन 3 years, वट एवर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। 12 years, 30 years या 20 years, ठीक है। इसके अंदर होना चाहिए विड्रॉवल ऑफ द सूट, इसके बाहर नहीं जा सकते आप। समझ में आई बात? कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। 1 जनवरी को हमने, हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होकर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2024 पे, ठीक है। ये है ना हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोई 3 साल है ना। वैसे इसमें प्लस वो भी करेंगे आप, कौन सा, 4 से लेकर 24 तक जो भी आपको राइट्स दिए गए होंगे, जो भी टाइम पीरियड होगा, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद निकल के आता है टाइम एग्जैक्टली कंप्यूटेशन करने के बाद। तो आपने जो विड्रॉ करेंगे ना, तो इस पीरियड के अंदर ही होना चाहिए, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप सपोज करो अपना प्लेन्स लेके सूट फाइल करते हैं 5 जनवरी को 2024, विड्रॉवल ऑफ सूट होगा वहां पे? विदाउट परमिशन या विद परमिशन होगा क्या? हाँ जी। क्या लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट होगा? नो सर। तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि आप टाइम पे ही नहीं आए, तो कोर्ट सीधा डिसमिस करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? यस सर, लेकिन सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर लास्ट डे वो पहुंचा है सूट फाइल करने और उस दिन अगर उसको मतलब उसने प्रॉपर कोर्ट फी नहीं लगाई थी तो वो डिसमिस हो जाएगा? ओनली इन फ्यू केसेस, ओनली इन फ्यू केसेस, नॉट इन ईच केसेस, ओनली इन फ्यू केसेस। अब वो फ्यू केसेस कौन से हैं? अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ लेंट करते हैं ना, रिटर्न ऑफ लेंट कहां पर होती है? 7, 10। जी सर। ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11, वहां पे सर कोर्ट, रिटर्न, हाँ जी, वहां पे कोर्ट लिमिटेड सेंस में, वहां पे भी सारे ग्राउंड्स पे नहीं होगी, सारे ग्राउंड्स पे नहीं होती, वहां पे भी लिमिटेड ही होगी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था?
So वो return of plaint under 710 and rejection under सॉरी, 711. हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, और रिटर्न होती है 10 में। रिटर्न ऑफ प्लेन जनरली क्या होती है, अरे एक काम कीजिए, आप सही कोर्ट में जाइए, हमारी कोर्ट नहीं है भाई, आपको जाना था 30,000 ही कड़कर डूमा, क्या कर रहे हो आप लोग, वो 710 समझ लीजिए, रिटर्न कर देती है कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में जाइए। उसमें जब हम ऑर्डर नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें 710A और B भी जुड़ा हुआ है। वो भी है कि भाई जब हम रिटर्न करते हैं तो कोर्ट वही वाली कोर्ट कहती है कि आपको कहाँ पेश होना है, कहाँ जाना है, इसको प्लेन को कहाँ फाइल करना है, ये भी बता देती है, डेट भी फिक्स कर देती है। वो सारी चीजें सीपीसी की है। अभी हम सीपीसी नहीं पढ़ रहे भाई, इतना जान रहे हैं कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही होना चाहिए आपका। लेकिन हाँ, कुछ उसका एक्सेप्शन मैंने आपसे कहा कि अगर कोर्ट ने अलाउ किया है आपको, कोर्ट ने कहा कि भाई अमेंड करके ले आइए, आप टाइम पे पहुंच गए होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 साल के बाद या फिर पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद कोर्ट में जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा 5 तारीख को जाना है, तो कोर्ट के पास भी पावर नहीं है यहाँ पर इस सिचुएशन में, क्योंकि कोर्ट 5 दिन कैसे जस्टिफाइड करेगी अपने एक्शन को। कैन कोर्ट जस्टिफाइड इज एक्शन? हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन, क्या 5 दिन को कोर्ट जस्टिफाई कर सकती है? कोर्ट भी नहीं कर पाएगी। तो फिर इसलिए हमने कहा है कि वो एग्जॉस्टिव कोड है, एग्जॉस्टिव लिमिटेशन एक्ट, विद इन द टाइम आपको आना ही पड़ेगा। हाँ जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। बताइए जल्दी, कम ऑन। हाँ जी, कम ऑन, सही है, सुनो, वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। Yes sir. देखो सीपीसी जब हम पढ़ेंगे ना, सीपीसी हमने पढ़ा नहीं है अभी, लिमिटेशन वैसे सीपीसी के बाद होता है, लेकिन मुझे लगा ये छोटा एक्ट है, इसको मैं कवर करा लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। विल डू द सीपीसी लेटर ऑन। इससे तो आसान ही है, सीपीसी में कुछ है नहीं वैसे। ओके, सो अब पढ़ते हैं सेक्शन 4 जल्दी से, क्विकली। सेक्शन 4 कुछ चीजें सीपीसी पढ़ोगे तब भी क्लियर हो जाएंगी और भी। सेक्शन 4 आपका क्या कहता है, बेरेट से पढ़ लेते हैं पहले। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। कोर्ट क्लोज है, मैंने आपको कहा भाई आप प्रेस्क्राइब पीरियड में आ रहे हैं, देखो हर जगह मैक्सिमम जगह प्रेस्क्राइब पीरियड होगा, नॉट पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। प्रेस्क्राइब पीरियड और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में डिफरेंस है या नहीं है? हाँ जी, is there any difference between period of limitation and prescribed period? Yes sir. What is prescribed period? So period of limitation plus period computed as per provisions of Limitation Act. हाँ जी, तो prescribed period क्या है? When the court is expiry of prescribed period when the court is closed, यानी period of limitation along with उन चीजों को भी गणना किया जाएगा जो 4 से 24 तक इस एक्ट में जहां हमें टाइम की छूट दे रखी है। When the prescribed period for any suit, appeal or application, suit, appeal or application expires on the day, उस दिन खत्म हो रहा है when the court is closed। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सेक्शन ही पूछ लेते हैं। The suit, appeal or application may be instituted, preferred or made, तीनों वही वर्ड, on the day when the court is reopened, जिस दिन कोर्ट दोबारा खुलेगी। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही आता है। A court shall be deemed to be closed, कोर्ट माना जाएगा उस दिन बंद है जिस दिन, on any day within the meaning of this section, if during any part of its normal working hour it remains closed on that day, चाहे वो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में बंद रही तो ये मान लिया जाएगा कोर्ट भी बंद है, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर में चाहे आधे घंटे के लिए बंद हुई, चाहे वहां पे कोर्ट में वकीलों ने स्ट्राइक कर दी, तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट जो है वर्किंग उस दिन नहीं थी, तो उस दिन कोर्ट क्लोज मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी बताइए, यस और नो, सिंपल सा है तो। Yes sir. अच्छा एक बात बताइए, अगर आप गलत कोर्ट में चले गए हैं जिस दिन कोर्ट बंद, जिस दिन कोर्ट का आपका लास्ट डे था सूट फाइल करने का, क्या आपको एक्सटेंशन मिलेगा? Yes sir, अगर it was done bona fidely then yes.
हाँ जी, देखो ये इसलिए हम बोलते हैं बोनाफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को जाना था 30,000 में, गलती से वहां पहुंच गया, कड़कड़ डूमा वहां पे फाइलिंग काउंटर पे लगा हूँ, टाइम बीत गया, 5 बज गए, 6 बज गए और मैं फाइल नहीं कर पाया, और बाद में मुझे पता लगा कि यार ये तो मैं गलत कोर्ट में ही खड़ा था, तो फिर कोर्ट आपकी बात सुन सकती है। बोनाफाइड चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, गजेटेड हॉलीडे जो होता है उस दिन भी कोर्ट क्लोज माना जाता है, ठीक है। सेक्शन 5 आ जाते हैं, जो कि मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड, पीरियड को बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब इन द सर्टेन केसेस, कौन कौन से मामलों में पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। इस सेक्शन की पेक्युलरिटी कहाँ है, इस सेक्शन में सूट वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। एनी अपील और एप्लीकेशन other than an application made under any provision of the order number 21. 21 किससे डील करता है सीपीसी का, दैट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन को छोड़कर, यानी कोई अपील और एप्लीकेशन जो भी आप फाइल कर रहे हैं लेकिन आपने उस टाइम पीरियड में फाइल नहीं कर पाए जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, तो आपको कोर्ट में बी एडमिटेड, कोर्ट एडमिट कर सकती है आपकी अपील और एप्लीकेशन को आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड if the applicant or appellant satisfies the court, कोर्ट को satisfy करना पड़ेगा that he had sufficient cause। क्वेश्चन अक्सर इसी से ही आएगा, what is sufficient cause। आपको एक इलस्ट्रेशन दे दी जाएगी, आपको अपने आंसर लिखना है। देखो आंसर यस और नो से मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ लीडिंग केस लॉज हैं उस पे, अगर आप उसको बिल्कुल मना कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। अदरवाइज आपकी यस और नो बहुत मैटर नहीं करती, आपकी रीजनिंग मैटर करती है। तो इफ देयर इज एनी सफिशिएंट cause for not preferring the appeal or making application within the stipulated period, then the court may allow you to do this. Then the court may allow for the extension of the prescribed period. Only in the case of, किस किस के मामले में करेगी कोर्ट, एक्सटेंड करेगी। हाँ जी, in which matters? in application. Only in the case of appeal and application, but not in the case of Suits and execution application. suit and execution order, execution, ठीक है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नंबर 21। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ऑर्डर नंबर 21 जो है वो एग्जीक्यूशन से है। इतने दिन हमने टाइम पीरियड हमारा लगा, हमने एक दावा डाला था, अब उसका रिजल्ट आ गया है, कोर्ट ने हमारे फेवर में डिक्री दे दी है। उस डिक्री को भी एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, यस और नो? Yes sir. तो आपको तब भी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन उस एप्लीकेशन पे आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन? अरे रीजन क्या है इसका? टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है ना, 20 हाँ जी, कितना साल है? 12 ईयर। हाँ जी, चलो तुक्का अच्छा लग गया आपका। ठीक है, तो इतना लंबा समय दे रखा है, फिर भी आप कह रहे हो जनाब मैं आखिरी दिन नहीं आ पाया, 12 साल हो गए सर, मैं 12 साल एक दिन बाद नहीं आ पाया। तो यार कितना समय चाहिए तुम्हें? इट इज लाइक इक्वलेंट टू सूट। 12 साल बहुत होता है नहीं होता है? अरे 12 साल ज्यादा है या नहीं है? Yes Yes sir. वो भी जब तुम्हारे फेवर में खुद डिसीजन आ चुका है, तब भी तुम एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जा रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है फिर कोई, ठीक है। मैं देखो लॉजिक के साथ आपको याद करा रहा हूँ, हर चीज के पीछे लॉजिक लगा लोगे ना तो भूलोगे ही नहीं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पास, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा सेक्शन 5 में जो पीरियड कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है किन किन मामलों में, आपको दे दिए जाएंगे ये ऑर्डर नंबर 21 के एप्लीकेशन। तो आपको पता होना चाहिए उसमें ऑलरेडी इतना टाइम है, ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन सूट। सूट में तो कई जगह 1 साल का टाइम पीरियड है, टॉर्ट्स में कितना टाइम है? हाँ जी सर कहीं पर 1 year है, 3 year है, 2 year। एक बात बताइए, अगर आपको किसी ने बदनाम कर दिया तो आप कितने टाइम पीरियड में सूट फाइल कर दें टॉर्ट्स में कंपनसेशन? 1 year। 1 1 ईयर। year। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसने लिख कर करा है तो? 1 ईयर। सर अंडर टॉट 1 year है। हाँ If जी, it is a criminal liability then defamation तो 3 years।
उसका लॉजिक तो हम वैसे लगा लेते हैं ना, भाई क्राइम है, क्राइम में कितनी सजा दे रखी है उस हिसाब से काउंट करेंगे 468 के हिसाब से, राइट? हाँ जी। और रही बात इसकी लीबल और लीबल एंड सिलेंडर, क्या दोनों सेम है इंडिया में? यस सर। ईयर है हाँ दोनों जी, का। उन दोनों का पीरियड जो है 1 ईयर है, बट इंग्लिश लॉ में है कुछ चेंज। यस सर। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता, हमेशा पूछते हैं वो लीबल और सिलेंडर, इंग्लिश लॉ से कंपेयर करके एमसीक्यू पूछ लेंगे। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया सेक्शन 5 में या तो अपील या एप्लीकेशन में ही टाइम पीरियड बढ़ेगा, और वो भी कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो, बट यू हैव टू सेटिस्फाई टू द कोर्ट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज। अब एक बात बताओ, 10 दिन का टाइम था ना, 10 दिन में पैर टूट गया, नहीं आ पाया कोर्ट में, अरे अपने दर्द को देखूं या कोर्ट में आता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, उसको जानते हो आप, आरुषि तलवार मर्डर केस? यस सर। आपको पता है उनके बीच में अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल मैटर के अलावा एक सिविल मैटर भी था भाइयों के बीच में, कि उनकी प्रॉपर्टी का मामला था या नहीं था? भाई प्रॉपर्टी का एक मामला था उनमें, उनमें अपील या एप्लीकेशन लगानी थी, और अपील या एप्लीकेशन का टाइम 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन होता है। अब वो आरुषि मर्डर केस में ऑलरेडी तलवार दंपत्ति किस मामले में जूझ रही थी? बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे थे ना उनपे, अरे क्रिमिनल केस चल रहा था ना, हैवी लिटिगेशन। क्या हैवी लिटिगेशन इज इट अ ग्राउंड दैट आई वाज नॉट एबल टू फाइल एन अपील विद इन अ टाइम इन सिविल मैटर अगेंस्ट हिज ब्रदर? समझ में आ रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन सर इट कैन बी अ ग्राउंड। हाँ तो ये तो मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आरुषि तलवार का एडवोकेट हूँ, मैंने कहा लॉर्डशिप आई वाज इन्वॉल्वड इन दी हैवी लिटिगेशन, इतना मेरे पास बेल का मैटर चल रहा है, प्रॉब्लम में है, इतने सारे मैटर चल रहे हैं, आई वाज नॉट एबल टू फाइल अपील विद इन 30 days, and therefore I would request the honorable court kindly give me a sufficient time to file a case, or either just condone it for a few days. नो सर। नहीं मिलेगा? नो सर। मिलेगा, और मिला था, ठीक है, सफिशिएंट कॉज है। अरे इतनी हैवी लिटिगेशन है, लोग तो कह देते हैं हम बीमार है, हमारे वो, मैं खुद बीमार था, अरे बीमारी में मिल जाएगा, लिटिगेशन के मामले इतने सारे चल रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, अब इंसान अपनी जान बचाए या फिर तुम्हारे सिविल मैटर में लगे? समझ रहे हो? अगर एक बुखार भी हो जाता ना 104 डिग्री, जरूरी नहीं 104 डिग्री आपको प्रूव करना पड़ेगा, 104 डिग्री दिखाइए, 102 भी बुखार है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। अब 10 दिन में तुम्हें लीव टू डिफेंड फाइल करना था, नहीं कर पाए, अरे लीव टू डिफेंड होता है, नहीं होता है, टाइम पीरियड है नहीं है? यस सर। तो 10 दिन में अगर मेरे को इतना बीमार था, मेरा पैर टूट गया था, बुखार हुआ, ये हुआ, तो नहीं फाइल कर पाया 10 दिन में? 10 दिन बहुत बड़ा समय है क्या? सर हैवी लिटिगेशन ग्राउंड हेवी लिटिगेशन इज आल्सो अ ग्राउंड। हाँ जी, कि मैं इतना ज्यादा लिटिगेशन में इन्वॉल्व था, अपील के मामले में, सूट में नहीं। कभी आरुषि तलवार आके कहे जनाब मेरे पास तो 3 साल से 10 साल से मैं मामले में फंसा पड़ा हूँ, मैं सूट नहीं फाइल कर, तब थोड़ी ना मिलेगा, सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ अपील और एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ कर सकती है। देखो मैं होऊंगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, क्या पता दूसरी कोर्ट है जैसे आप कह रहे हो, क्या पता हर्ष नहीं करे, क्या पता यामिनी कर दे। तो यहाँ वर्ड क्या लिखा है? मे लिखा है ना, तो इसलिए ये तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। और डिस्क्रिशनरी कैसे यूज की जाती है? कैप्रिशियसली, हाँ जी, या आर्बिट्ररीली, कैसे यूज होगी? इन अ रीजनेबल मैनर, लगना चाहिए कि हाँ न्याय किया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी, अरे 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, नहीं आ पाया, 10 दिन का ही तो टाइम था या 30 दिन का टाइम था, तो क्या उसको न्याय ना दे? तो इसका मतलब क्या उसका जो भाई है सारी प्रॉपर्टी रख ले? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा मेन पर्पस है न्याय होना चाहिए, देरी की वजह से न्याय से वंचित ना हो जाए वो। बट इतना देरी को हम जस्टिफाई ना कर पा दे कि उसकी गड़े मुर्दे भी वो कोर्ट में लेके आ जाए, इसलिए तो लिमिटेशन एक्ट बना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट? क्योंकि इंसान विटनेस भूल जाते हैं कि हमारे बीच में, सामने वालों के पार्टी के बीच में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप आ जाइए कोर्ट में तो ठीक है।
आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. द फैक्ट दैट द अपीलेंट एंड द एप्लीकेंट वाज मिसलेड बाय ऑर्डर, misled या missed by the order or practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause for the within the meaning of this section. भाई हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी जजमेंट माने या कौन सी ना माने, ठीक है, मिसलेड हो गए और ये वर्ड गलत लिखा है या मिस या मिसलेड है, वही मैं कह रहा हूँ यार ये तो मिस्ड वर्ड है ही नहीं, ठीक है. तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, मिसलेड बाय द ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, दैट वुड बी अ सफिशिएंट कॉज, बट अल्टीमेटली बोनाफाइड होना चाहिए. अब सेक्शन 5 थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, हम करेंगे इससे रिलेटेड केस लॉस, क्योंकि मुझे लगता है आते ही हैं पेपर में वो, और आएगा यहाँ से मेंस का, ठीक है. पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 4 क्या क्या कहता है. सेक्शन 5 सॉरी, सेक्शन 4 में ऐसा कुछ नहीं है, उतना काफी जितना मैंने बताया आपको. सेक्शन 5 करते हैं, कई सारे केसेस हैं इस पे. सेक्शन 5, सेक्शन 5 को क्या मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज लिख सकता हूं? मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, भाई क्या पता घुमा के पूछ लेते हैं आपसे, क्या कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिख सकता हूं? यस सर. तो यह ध्यान रखना चाहिए, कहीं लिखा नहीं है ये, लेकिन इसको हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ही बोलते हैं. किस पे अप्लाई होगा? अपील पे अप्लाई होगा या एप्लीकेशन. किस पे अप्लाई नहीं होगा? नॉट टू अप्लाई. किस पे अप्लाई नहीं होगा? नॉट टू सूट्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन. एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो कि हमारे ऑर्डर नंबर 21 में दे रखा है सीपीसी के, वहां अप्लाई नहीं होगा. हमें क्या क्या चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी? देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज, और क्या होगा? दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. भाई क्या पता कंडोन करे या ना करे, डिस्क्रिशनरी ऑफ कोर्ट. Discretionary has to be exercised, not arbitrarily. ये तो वर्ड रट्टा मार के चलो, अब आर्बिट्ररी तो होना ही नहीं चाहिए भाई, न्याय है ना, जस्टिस होना चाहिए, नॉट आर्बिट्ररीली, ठीक है. और इसके क्या कीवर्ड्स निकालोगे आप? सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी. उसमें क्या क्या लिखा है? फैक्ट दैट द appellant or applicant was misled, अगर वो मिसलेड हुआ है एप्लीकेंट या अपीलेंट बाय द ऑर्डर, ये याद रखना, ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप सबको पता ही, अभी आप रिसेंटली सीबीआई का पेपर दे के आए हैं, आपको पता होगा कितनी बारीकियों से क्वेश्चन पूछे, एक एक वर्ड पे अंदर से कहां से क्वेश्चन बनाए थे उन्होंने. लेकिन जिसने बैरेक्ट को पढ़ रखा है ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता. ऑर्डर, प्रैक्टिस, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, आप मिसलेड हो गए, ठीक है. इन असरटेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड में भी सफिशिएंट कॉज, ये अपने आप में सफिशिएंट कॉज होगा. अब इसमें ना कई सारे लीडिंग केस लॉज हैं, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहां से क्वेश्चन मुझे लगता है बनेगा ही बनेगा. सेक्शन 5 अपने आप में क्या है? सेक्शन 5 क्या एक्सेप्शन में लिख दो इसको, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3 कह सकता हूं क्या मैं? यस सर. हाँ जी, क्योंकि ये तो जनरल रूल है, but only in a limited sense, only in the case of application and appeal, not in the case of the suit. अब आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप मुझे बताते चलेंगे क्या यहाँ पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इन्हीं चीजों से समझना है. पहले कुछ चीजें रूल्स जान लेते हैं. व्हाट कैन बी द रूल्स, और यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल्स. व्हाट कैन बी द प्रिंसिपल्स फॉर
कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले। क्या क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या क्या आधार होगा डिले को कंसीडर करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी सफिशिएंट कॉज, देयर मस्ट बी सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अब ये मैं इसके बाद पहले हम प्रिंसिपल से लिख रहे हैं, उसके बाद हम कौन कौन से सफिशिएंट कॉज होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वो हम कंसीडर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको डे टू डे क्या करना पड़ेगा यामिनी, जस्टिफाई। एक्सप्लेनेशन चाहिए, डे टू डे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डे टू डे एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ, अरे अपील थी, अपील में जनरली 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन का टाइम होता है, आप आए 32वें दिन, भाई कोर्ट आपसे पूछे कि भैया ये 2 दिन कहाँ हैं आपके, आप कहोगे जनाब मेरे को एक दिन फीवर आ गया, 31वें दिन मेरे को फीवर आ गया था। ठीक है, तो आप बताइए 32वें दिन क्या हुआ था आपके साथ। सर वो, आप चुप हो जाते हैं, आंसर नहीं है, तो आपका हो जाएगा डिसमिस। बट आपने कहा जनाब उस दिन मेरा जो बच्चा था उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी XYZ, तो कोर्ट आपकी बात को कंसीडर करेगा। बट अगर आप एक दिन का भी बीच में गैप आ जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो कोर्ट आपका रिजेक्ट कर सकता है, डिसमिस कर सकता है एप्लीकेशन या अपील। ठीक है, तो यू हैव टू गिव अ डे टू डे एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? और वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को आपको कन्विंस करना है। और क्या हो सकता है, दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, सारी चीज डिस्क्रिशन पे है कोर्ट, यू कैन नॉट कंपेल द कोर्ट कि हमारी बात मानिए मानिए। कोर्ट में भी एडमिट, कोर्ट में एडमिट कर सकती है, बट ये जो डिस्क्रिशन है दैट हैज टू बी अप्लाइड इन अ जुडिशियल मैनर, जुडिशियसली होना चाहिए, नॉट कैप्रिशियसली, इन अ प्रॉपर केस। ये सारे पॉइंट लिख लेना, मेंस के हैं ये। अब कानून भी उनकी हेल्प करता है जो विजिलेंट होते हैं, जो डिलीजेंट होते हैं, तो आपको टाइम पीरियड में आना चाहिए बिल्कुल। तो एक ग्राउंड हो सकता है रीजनेबल डिलीजेंस ऑफ प्लेंटिफ। भाई जो प्लेंटिफ है क्या वो विजिलेंट है या नहीं है, कोर्ट ये भी तो देखे। भाई अपील 30 दिन में करनी थी, वो आ रहा है 45वें दिन के बाद, कोई उसके पास ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मना कर देगी कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट में सिंपैथी नहीं चलती। ठीक है, कोर्ट में सिंपैथी नहीं चलती, ये ध्यान रखना, सिंपैथी नहीं चलेगी। अरे ये कहाँ से आ गया एक एक्स्ट्रा, ये सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी नहीं चलेगी कोर्ट में कि जनाब कर दीजिए, गरीब हैं, ये हैं वो, ये चीजें नहीं चलेंगी। अरे गरीब है तो कानून ने आपको पावर दे रखी है ना, कानून ने कहा है ना गरीबों की भी हेल्प होगी, लीगल एड मांगिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में तो आइए कम से कम। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 39 गरीबों को भी न्याय मिलेगा। ठीक है, तो सिंपैथी नहीं चलेगी। केस था, नाम भी लिख लीजिए, कोर्ट ने मना करा, सिंपैथी नहीं चलती कोर्ट में। चुन्नीलाल बासु, चुन्नीलाल बासु वर्सेस चीफ जस्टिस इन द ईयर ऑफ 1974। कोर्ट में सिंपैथी नहीं चलती, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कोर्ट ध्यान रखेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, मैंने आपको एक बात बताया था, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटीज, अल्टीमेटली ये जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 हैज टू बी लिबरली कॉन्स्टिट्यूड होना चाहिए। लिबरली कॉन्स्टिट्यूट मींस का लिबरल इंटरप्रिटेशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली द कोर्ट का पर्पस क्या है, द कोर्ट हैज टू गिव अ सब्सटैंशियल जस्टिस, न्याय होना चाहिए। And because of the technicalities or any other reason, nobody should be deprived from the justice. न्याय से को वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकलिटी की वजह से आप उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ पर्पस ऑफ द लॉ। ठीक है,
लिख लोगे ना सेंटेंस पूरे? हाँ जी जी। सर। और ये टेक्निकलिटी वाला तो रूल जरूर लिखना। इसमें मैं आपको केस भी बता देता हूँ। एक केस है जी रामेगोवडा वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, काट देते हैं। एक्विजिशन ऑफिसर, ठीक है, 1988 का केस है। तो टेक्निकलिटी वाला जो ग्राउंड है ये बिल्कुल जरूर लिखना। एंड व्हाट कुड बी द नेक्स्ट? अब एक केस है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें प्रिंसिपल्स को ये गाइडिंग फैक्टर्स बताए गए थे कि भाई कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखेगी कोर्ट। वाइल सेक्शन 5 पे केस है, वो आप लिख लीजिए। कौन सा केस है? सर रेवा कोफील्ड। रेवा कोफील्ड का भी करेंगे हम बाद में। और मैंने ख्याल से रेवा अनंतनाग। कोफील्ड तो मैंने कल कर लास्ट क्लास में कर भी लिया था। सर कलेक्टर फिर काली लैंड जी, एक्विजिशन, हाँ जी। अनंतनाग वर्सेस काली जी। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, एक्विजिशन, इसमें 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको आप जरूर लिखना पेपर में। अनंतनाग वर्सेस कतीजी, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1987 का केस है। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस कतीजी, KATIJI। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? सफिशिएंट कॉज को डिफाइन किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज? अल्टीमेटली सारा खेल तो सफिशिएंट कॉज का ही है ना। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज? ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई लिबरल अप्रोच रखे, पहली चीज, देयर मस्ट बी अ लिबरल अप्रोच, और बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी और अदर रीजन नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम गेट जस्टिस। कोर्ट ने कहा बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी की वजह से कोई मैरिटोरियस केस खत्म ना हो जाए। ठीक है, कि अगर आप मना कर रहे हैं, इफ यू आर रिफ्यूजिंग द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इन केस ऑफ रिफ्यूज, अगर आप मना करते हैं कॉन्डोनेशन को, इसकी वजह से कोई मैरिटोरियस केस, मैरिटोरियस, ठीक है, मैरिटोरियस जो केस है, ये मैटर है, मैरिटोरियस केस सिर्फ अपनी थ्रेशोल्ड मतलब चौखट पे ही खत्म ना कर दिया जाए। ठीक है, द मैटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे एट द वेरी थ्रेशोल्ड। ये लैंग्वेज यूज करना पेपर में, ठीक है, पता चलता है लीगल ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज अलग ही होती है। थ्रोन अवे एट द वेरी थ्रेशोल्ड, फ्रॉम द, आई मीन शुरू में ही खत्म ना हो जाए ऐसा केस, एट द वेरी थ्रेशोल्ड। ठीक है, पहला पॉइंट, कि आप अगर मना कर रहे हैं ना उसको एडमिट करने से, उसके ग्राउंड को समझने से, ऐसा ना हो उसकी वजह से कोई मामला शुरू में थ्रेशोल्ड पे खत्म हो जाए और उसको न्याय ना मिल पाए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है एवरीडे डिले। एवरीडे डिले चाहिए, कोर्ट ये भी देखेगी, डे टू डे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। और कोर्ट का पर्पस क्या है? सब्सटेंशियल जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इसलिए लिबरल अप्रोच रखें और टेक्निकलिटीज को इतना ज्यादा ना देखें, कैन अवॉइड टेक्निकलिटीज। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, ऐसा ना हो कि जो प्लेंटिफ है डेलिबरेटली डिले कर रहा हो, डेलिबरेटली डिले, नॉट बी डन। डेलिबरेटली नॉट टू बी एक्सक्यूज हो सकता है, नॉट टू बी एक्सक्यूज्ड, ये माफी नहीं होगा, यानी ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए।
इनफैक्ट रीजनेबल डिलीजेंस लिखना, रीजनेबल डिलीजेंस, क्योंकि हमने पहले वर्ड यूज किया रीजनेबल डिलीजेंस ऑफ द प्लांटिफ। याद रहेगा ये केस, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग वर्सेस एमएसटी मैसिस्ट कति जी। हाँ जी, यस सर। ये मत भूलना, इंपॉर्टेंट केस है, देखो लीडिंग केस तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज सफिशिएंट कॉस्ट, व्हाट इज सफिशिएंट कॉस्ट? सफिशिएंट कॉस्ट वो होता है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। और पार्टीज यहाँ पे कौन है, किसको आना चाहिए था विद इन टाइम? डिफेंडेंट एप्लीकेंट को क्या एंड फर्क अपेलेंट। पड़ता है, प्लेंटिफ। इन द केस ऑफ सूट तो हम प्लेंटिफ वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर वर्ड क्या होगा सेक्शन 5 में? प्लेंटिफ होगा क्या? सर एप्लीकेंट एंड अपेलेंट। हाँ जी, ये भी बहुत टेक्निकल है, गलती से भी प्लेंटिफ मत लिखना सेक्शन 5 में। अरे प्लेंटिफ थोड़ी ना है, अब आप अपील कर रहे हैं तो मैं एपिलेंट हो गए ना, एप्लीकेंट हो गए हम, या एपिलेंट हो गए। एम आई राइट? या प्लेंटिफ लिख के काम चल जाएगा क्या? प्लेंटिफ नहीं चलेगा यार, ठीक है, यहाँ चलेगा एप्लीकेंट और अपीलेंट। क्लियर है? अब देख लेते हैं सफिशिएंट ग्राउंड क्या क्या होंगे। बहुत सारे और क्वेश्चन यहाँ से मेंस का बनता है, तो जल्दी से क्विकली हम करेंगे इनको। ओके, नाउ व्हाट आर द सफिशिएंट ग्राउंड्स? मैं इस सेक्शन पे टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन ना आपको मेंस में 20 नंबर दिला सकता है। सफिशिएंट कॉज, आप मुझे बताइए, क्या इम्प्रीजनमेंट हो जाना, जेल हो जाना सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है? इज इट अ सफिशिएंट ग्राउंड? बिल्कुल है। कोई इंसान जेल में है तो कैसे करेगा? वैसे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इट इज अ जस्टिफाइड ग्राउंड। क्या किसी की बीमारी, इलनेस सफिशिएंट कॉज है? द आंसर इज यस। क्या इलनेस ऑफ प्लीडर सफिशिएंट ग्राउंड है? द आंसर इज यस। ठीक है। क्या पॉवर्टी, गरीबी सफिशिएंट कॉज है? नो। आंसर इज नो, गरीबी नहीं है। अरे गरीबों के लिए हमने अलग से स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। क्या इलिटरेसी, मैं तो अनपढ़ हैं, हम नहीं, हम गरीब हैं, क्या चलेगा? कोर्ट सुनेगी बात? नो। नहीं सुनेगी, लेकिन डिपेंड करता है, ये कोर्ट की ना डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं सारी। कई बार परिस्थितियां होती है, देखो हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक जैसे नहीं होते, लेकिन जनरली कोर्ट मना कर सकती है। गरीब हो तो क्या हुआ, कानून ने आपको दे रखा है ना कि आप कोर्ट में आइए। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज होती हैं, वो आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती हैं। माइनॉरिटी कैन बी ग्राउंड। भाई कोई इंसान माइनर है तो केस फाइल कर सकता है क्या? भाई माइनर था, मैं नहीं फाइल कर पाया, माइनर के केस में तो सूट भी चलता है। यस सर। माइनर के केस में सेक्शन 6-7 पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, अलॉन्ग विद सेक्शन 9। भाई यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। और बताइए और कौन कौन से प्रोविजन है? 3 बातें हैं। MII सेक्शन 6 में कौन बताएगा? माइनॉरिटी, इडियट एंड हाँ जी, insane idiot. इडियट। ये 3 वर्ड है। वैसे तो मैं सूट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग इट यू, सेक्शन 5 में नहीं होगी कंडोनेशन। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी कैन बी अ ग्राउंड। कोई इंसान बच्चा है तो कैसे अपील फाइल कर देगा? ओके, और क्या हो सकते हैं? अच्छा, एक लेडी जो है, एक लेडी पर्दशीन है, पर्दशीन लेडी समझते हो ना?
जो सामने जी नहीं सर। आती है जनता के। हाँ जी बताइए, क्या ये लेडी कहती है भाई हमें तो पता नहीं था, हम तो पर्दे में रहते थे, हमें पता ही नहीं कानून के बारे में, कैन इट बी ग्राउंड? नो। डिस्क्रिशनरी। हाँ वो डिस्क्रिशनरी है, देखो इनका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोर्ट में तो प्रूव करना पड़ेगा कि हम नहीं आ पाए, बट बहुत इनऑर्डिनेट डिले ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कई साल बीत जाए। हो भी सकता है नहीं भी है, लेकिन कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ कुछ केसेस में आपको कराऊंगा, वहां आप गलती मत करना। ओके, मिस्टेक ऑफ काउंसिल। भाई हमारे वकील साहब की गलती है, वकील साहब की गलती थी, उन्होंने केस नहीं फाइल करा या एप्लीकेशन नहीं लगाई टाइम पे, अपील नहीं करी, तो यहाँ पर जो पार्टी है ना उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, और दैट हैज टू बी कैसा होना चाहिए, बियॉन्ड रीजन। बोनाफाइड होने चाहिए उसकी मिस्टेक, बोनाफाइड। देखो एक बात बताओ, जब आप वकालतनामा साइन करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? What you are doing while writing your signing a वकालतनामा as an client? जो क्लाइंट होता है वकालतनामा पे साइन करता है ना, क्या करता है? रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट। भाई वो कहीं ना कहीं नहीं, मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आप क्लाइंट होने के नाते अपने सारे राइट्स किसको दे रहे हैं? वकील साहब को दे रहे हैं, कि वकील साहब जो मेरे बिहाफ पे कहेंगे करेंगे मैं उससे बाउंड होगा नहीं होगा। यस। तो इसलिए ये ग्राउंड तभी चलेगा जब वो क्लाइंट की कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्लाइंट की गलती नहीं होनी चाहिए। ओके अच्छा एक बात और बताइए, आपने एक बात पढ़ी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों सेम चीज होती है क्या? नो सर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, कौन सा एक्सक्यूज है कौन सा एक्सक्यूजेबल नहीं है? सर फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। हाँ जी, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आप कह रहे हो जनाब माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि 30 दिन का टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता था, सॉरी गलती हो गई हमसे, 60 हम तो इसको 65 दिन सोच रहे थे, 65 दिन में अपील कर लेंगे, कोर्ट सुनेगी आपकी बात? एक बात बताओ, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हैं, कार चलाते होंगे, कोई स्कूटी भी चलाता होगा, आप हेलमेट ना पहनो तो कानून आपकी बात सुन लेगा कि नहीं जनाब मेरे को नहीं पता था, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या पता हेलमेट पहनने पे चालान है या नहीं है? तो कानून नहीं सुनता है, तो लॉ का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हाँ फैक्ट्स का चल सकता है, बट दैट हैज टू बी, वो भी गुड फेथ में होना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, बोनाफाइड, गुड फेथ में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई फैक्ट्स को लेकर, ठीक है, इफ इट इज अ बोनाफाइड, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। बट इन केस अगर कंफ्लिक्टेड डिसीजन है, भाई दो लॉ, कई बार होता है ना कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट्स आते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कुछ और कहती है, मुंबई हाई कोर्ट कुछ और, उसमें कंफ्लिक्टिंग ऑफ डिसीजंस है, देन कई बार कोर्ट एक्सक्यूज कर सकती है क्योंकि मिसलीडिंग जजमेंट नहीं होनी चाहिए, देन इट कैन बी पॉसिबल। अच्छा गलत जगह हमने प्रोसीडिंग इनिशिएट करी, रॉन्ग प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग इन अ रॉन्ग प्लेस, या रॉन्ग प्रोसीडिंग मान सकते हैं, गलत प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग इन द रॉन्ग प्लेस। हाँ जी Sir, if it was bona fidely done, then yes, it can be a ground. बोनाफाइड है तो ठीक है चल जाएगा, कोर्ट आपकी बात सुन लेगी, क्योंकि मैंने आपका कहा ना टेक्निकलिटी की वजह से जस्टिस से वंचित ना किया जाए। अच्छा रॉन्ग कोर्ट, ये भी चल जाएगा। सर ऊपर वाला क्या था? रॉन्ग प्रोसीडिंग, ये भी बोनाफाइड होना चाहिए, गलत कोर्ट में आप आ गए, टाइम खत्म हो गया, चल जाएगा, बोनाफाइड मिस्टेक है तो ये सारे ग्राउंड्स हैं, ध्यान रखना। अगर वकालतनामा डिफेक्टिव है तो, हाँ जी, वकालतनामा डिफेक्टिव हो तो, डिफेक्टिव वकालतनामा Yes. बिल्कुल, बोनाफाइड है तो चलेगा, सफिशिएंट कॉज है, और क्या हो सकता है? एक बात बताता हूँ, मैं अपने एक केस बताता हूँ, मेरे जब हमारे ऑफ कोर्स बात है, कुछ डेट्स पे हमारे मुंशी भी डेट ले आते हैं,
कई बार होता है हम अवेलेबल नहीं होते ना वकील लोग, तो वो डेट कोर्ट पे डिपेंड करता है, दे देती है अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो अगर मैंने अपनी एंट्री गलत कर दी थी डायरी में, नोटिंग गलत थी, एंट्री या डेट गलत थी, और उसकी वजह से नेग्लिजेंस थी, लापरवाही हो अगर मेरे क्लर्क की, क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड है, मिल सकता है हमें टाइम एक्स्ट्रा? हाँ जी, हाँ जी, ये सब नो, कम ऑन। यस सर। ऐसा होता है तो कोर्ट आपसे पता है क्या मांग लेगी, आप एक काम कीजिए, डेट दिखाइए। कैसे दिखाओगे डेट? डायरी। डायरी की फोटोकॉपी लगा देते हैं फिर, ठीक है जनाब, देख लीजिए हमारी डायरी में भी गलती से डेट हुई, दैट इज अ रीजनेबल, आई मीन दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। आपने कुछ और कहा, मैंने गलती से कुछ और सुन लिया, आपने कहा ठीक, लेकिन मैंने गलती से सुन लिया और डेट भी हमने गलत नोट कर ली, तो डायरी की फोटोकॉपी लगा के, एप्लीकेशन लगा के, ऐसी चीजें चलती हैं, रीजनेबल माना है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि हमने अगर पेपर लगा दिया, फोटोकॉपी लगा दी तो कोर्ट कर ही देगी, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। ओके, तो दीज आर दी सफिशिएंट कॉस्ट। अब ये सफिशिएंट कॉस्ट जितने भी सारे हैं, इसके साथ हम कुछ केस लॉस भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको केस लॉस से अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक केस का नाम था जिसमें इलनेस को लेकर कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, बहुत ज्यादा फीवर है, हाई फीवर है, इफ यू कैन नॉट कम बिफोर द कोर्ट दैट वुड बी अ सफिशिएंट कॉज, ओनली इन द केस ऑफ एप्लीकेशन और अपील, नॉट इन द केस ऑफ सूट में नहीं चलेगा फीवर वीवर। अरे फीवर किसी को 3 साल तक रहा है क्या? सालों तक रहता है क्या बीमारी, फीवर? तो कैसे मिल जाएगा? तो देयर वाज अ केस इन द केस ऑफ भाकू भाई वर्सेस स्टेट, भाकू भाई वर्सेस स्टेट, इलनेस यानी बीमारी, ठीक है। और इलनेस भी थोड़ा हाई इंटेंस ऑफ फीवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे को थकावट हो रही थी, थकावट वगैरह नहीं चलती है, तो इलनेस इट इज अ ग्राउंड फॉर सफिशिएंट ग्राउंड होगा। तो केस का नाम याद रखना, भाकू भाई वर्सेस स्टेट। क्विकली बहुत सारे मैं केसेस लिखवाऊंगा। अच्छा, टीबी की बीमारी हो गई थी तो ट्यूबरक्लोसिस था, यस सर, हो सकता है। बिल्कुल कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम है रीजनेबल ग्राउंड है। आगे चलते हैं। अच्छा, किसी को मेंटल शॉक लग गया था, मेंटल शॉक की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहा उस टाइम, बिकॉज ऑफ उसके बेटे की डेथ हो गई थी, एक मामले में सन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मेंटल शॉक में था और टाइमली अपील और एप्लीकेशन नहीं लगा पाया। इज इट अ रीजनेबल कॉज? यस सर। बिल्कुल। केस का नाम लिखेंगे बाल मुकुंद, इंपॉर्टेंट केस रहेगा, याद रखना, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद वर्सेस लाजवंती, लाजवंती इन द ईयर ऑफ 1975। ये केसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीमारी को किस केस में जस्टिफाई करोगे? बाकू भाई वर्सेस स्टेट, ठीक है, 1989 का केस है। अब इतने सारे केसेस हैं, लेकिन आपको कुछ केसेस पता होने चाहिए। व्हाट वुड बी द थर्ड वन? अच्छा, कुछ लोग आई मीन बूढ़े लोग होते हैं, जैसे ओल्ड हैं, बूढ़े थे और उनकी जो बेटी थी या बेटा था दैट वाज अ माइनर, माइनर गर्ल, इस केस में माइनर गर्ल थी, तो क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है कि वो नहीं फाइल कर पाए होंगे केस, अपील और एप्लीकेशन विद इन अ लिमिटेड टाइम? यस सर। और जिसकी वजह से वो वकील से भी रेगुलरली कंसल्ट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से डिफॉल्ट हो गया, नहीं कर पाए टाइमली, बिल्कुल कोर्ट अलाउ करेगी। द केस था आर देवी वर्सेस एस एस चंद, ठीक है, एस एस चंद, इन द ईयर ऑफ 1986। ठीक है, अब अगर आपसे पर्दशीन लेडी की बात ही पूछे तो पर्दशीन लेडी के केस में भी कोर्ट ने अलाउ किया है। अच्छा, कोई इलिटरेट फार्मर है, इलिटरेट फार्मर, कोई अनपढ़ इंसान है, बताइए। यस सर, हो सकता अलाउ कर दिया है कोर्ट ने, क्योंकि भाई मैंने आपको कहा ना, टेक्निकलिटी की वजह से जहां कोर्ट को डिस्कशन यूज हो सकती है कर देती है। केस याद रखना, चमेली वर्सेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चमेली वर्सेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पेपर में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, 2-4 तो लिखने पड़ेंगे।
1988। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके वकील साहब ने आपको गलत सलाह दी, मिस्टेकन एडवाइस, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मिस्टेकन एडवाइस बाय काउंसिल, और जिसकी वजह से आप नहीं कल फाइल कर पाए, इज इट अ सफिशिएंट ग्राउंड? यस सर। बिल्कुल सही बात है। अरे वकील साहब की गलती की वजह से क्लाइंट क्यों भुगते हैं? अगर वो क्लाइंट कोर्ट में आके बता पाता है कि देयर वाज अ मिस्टेकन एडवाइस, बट दैट हैज टू बी इन अ गुड फेथ। ठीक है, अगर वकील साहब ने लापरवाही करी होगी तो बेनिफिट मिलेगा उसको, वकील साहब लापरवाह थे। ठीक है, केस का नाम जरूर याद रखना, केस केसरी बाई। देखो बहुत सारे केसेस को भी मैं फिल्टर करके बता रहा हूँ, नहीं तो इसमें कई सौ केसेस हैं। केसरी बाई वर्सेस बाई लीलाबाई, बाई, ये लिख लेना सारे आप केसेस, लीला, लीलावती, इन द ईयर ऑफ 1963। ये कुछ पुराने केसेस है, लीडिंग केस रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार आपने देखा होगा हम लोग से गलतियां हो जाती है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है, मिसकैलकुलेशन ऑफ द टाइम पीरियड होती है, नहीं होती है, और लिमिटेशन जैसे में तो हो ही जाती है अक्सर। क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं है, बट दैट शुड बी बोनाफाइड होना चाहिए। इफ इट इज अ बोनाफाइड, then of course court will allow। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस हावड़ा म्युनिसिपैलिटी लीडिंग केस रहा था, तो याद रखना जरूरी है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस हावड़ा म्युनिसिपैलिटी। हावड़ा म्युनिसिपैलिटी 1972। ओके, मिसकैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, गलती से हमने गलत काउंट कर लिया, होती है गड़बड़ी, ये तो हो जाती है अक्सर। अगर एक दिन का डिले है चलेगा क्या? ओनली 1 डे डिले। हाँ जी, सिर्फ एक दिन का डिले हुआ है। Sir, if the person can justify it, then हाँ जी, एक दिन का डिले भी आपको सफिशिएंटली जस्टिफाई करना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोर्ट के सामने कह रहे हो सर माफ कर दीजिए, एक दिन का तो डिले है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, ये कुछ लॉजिक नहीं है। सफिशिएंट डिले इस केस में जो हुआ था, एक दिन का डिले, वो इसलिए हुआ था क्योंकि इस केस में एक फादर और उसके ग्रैंडसन को गलत केस में फंसा दिया गया था। ठीक है, फॉल्स और फ्रिवलेस केस में था, उनको अटेंडेंस चाहिए थी, इस वजह से वो अपील नहीं फाइल कर पाया। फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस, फॉल्स एंड फ्रिवलेस केस में फंसा दिया गया था, जिसकी वजह से जिस दिन उनको लास्ट डे था वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो अच्छा कोर्ट एक बार बताओ, कोर्ट कह सकते भाई तुम्हारे पास 30 दिन तो थे, 27वें दिन आ जाते? no, कोर्ट sir. ऐसा नहीं कहेगी, बट आपको 30 दिन में आना चाहिए, आप आ जाइए। अगर नहीं आ पाए तो आप सफिशिएंट कॉज दीजिए, मैं 30वें दिन क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया था, जिसकी वजह से मुझे थाने में जाना पड़ा या जेल हो गई, दैट इज अ रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, हैवी लिटिगेशन, सर इसका कोई केस है सर वनडे वाले का? ये वही है। कौन सा वनडे का? क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, वनडे का भी केस था। वनडे का केस आप लिख लीजिए, नंद सिंह, नंद सिंह वर्सेस एस्टेट ऑफिसर, estate officer in the year of 1993। और हैवी लिटिगेशन आरुषि मटर केस लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख देना, नहीं तो इसका सिविल जो केस है ना वो अलग ही है, वो आरुषि मटर केस वाली नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रदर के बीच में था। तलवार जो ब्रदर्स थे ना, उनके बीच में एक प्रॉपर्टी का सूट था। अब उसकी साइटेशन आप चाहे सर्च कर लेना, प्रॉपर्टी का सूट था
उसमें वो टाइमली फाइल नहीं कर पाया एप्लीकेशन, तो कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, हैवी लिटिगेशन था, इंसान अपने क्रिमिनल मैटर को देखेगा या 2-4 दिन का डिले पे उसको न्याय से वंचित कर दिया जाए। और कुछ ऐसे ग्राउंड भी हो सकते हैं जहां कोर्ट ने मना भी किया है। कोर्ट कब मना कर सकता है आपके हिसाब से? नॉट अलाउड, यानी कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया हो। व्हाट कैन बी? हाँ जी, एंग्रोज इन मैरिज होगा, एनग्रोज्ड इन मैरिज। जनाब हम हमारा शादी ब्याह का टाइम था, इस वजह से हम भूल गए। हाँ जी, डिड नॉट टेक स्टेप टू ऑब्टेन द कॉपीज एंड द प्रेजेंट द अपील। शादी के चक्कर में हमें टाइम नहीं मिल पाया। बताइए जरा, No, मना sir. कर देगा कोर्ट। अरे शादी है तो शादी है, तो केस भी तो चल रहा है, इसको भी तो देखिए। केस का नाम था रूपेश्वर। रूपेश्वर SAIKIA साकिया वर्सेस अनिराम साकिया। अनिराम साकिया 1980। ठीक है, ये नहीं चलेगा। आई वॉज इन्वॉल्व, आई वॉज engrossed in the marriage and because of that I was not able to get the certified copy of the order or any application judgment या डिक्री जो भी है, नहीं ले पाया मैं, जिसके वजह से मैं टाइम पे अपील या एप्लीकेशन नहीं लगा पाया। तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, कई बार हम बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं, उसके बाद हम पिटीशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, और मुझे काफी समय लग गया लोगों से पैसा जुटाने में, इसलिए मैं अपने लिए एप्लीकेशन नहीं लगा पाया। कैन इट बी अ रीजनेबल ग्राउंड? No, sir. तो हैड टू अरेंज मनी from lord of petitioner, from lord of petitioner, not reasonable ground। अब ये डिपेंड भी करता है, देखो कोड टू कोड डिपेंड करता है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। देखो ये मैथ्स तो है नहीं, मैथ्स नहीं है ना ही ये साइंस है, ना रॉकेट साइंस है कि भाई यहाँ फॉर्मूले चलते हैं, केमिकल इक्वेशन चल जाएंगे। ये तो सामने वाले को अपनी किस हिसाब से वो केस प्रेजेंट करता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये केस था बनारसी दास, जिसमें मना कर दिया था कोर्ट ने। बनारसी दास वर्सेस स्टेट। तो दे कुड बी अ नंबर ऑफ अ केसेस जहां कोर्ट ने मना किया है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा सेक्शन 5 तक कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 3, 4, 5 तीन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5। ठीक है, अब हम जब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो 6, 7, 8 ये साथ चलेंगे 9 तक। फिर 11 और 12, सॉरी 10 और 11 दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें तो पढ़ना ही है। फिर 12 से जितने भी सेक्शन है सारे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, हाँ जी।